I'll just introduce myself. I am CA Harish Wadwani, associated with this Aditya Professional Academy, और मेरा forte is into taxation and purely as of now into indirect taxation. So I just whenever I introduce myself, this is how I introduce myself. तो ये मेरा नाम है, but this obviously has got one more important part, that is मेरे नाम के आगे title, which I very proudly carry along with me, and also middle name, that is my father's name. इनका रोल मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. सो वेन एवर आई स्टार्ट माई जॉब, वेन एवर आई स्टार्ट माई डे, आई इंश्योर कि मैं सारी चीज़ों को इन प्लेस रखूँ, सारी चीज़ों को प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट दे दूँ. सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. आप जो भी कर रहे हैं और जो कोर्स आप अभी करने आ रहे हैं, इंश्योर कि आपकी लाइफ में जो भी ऐसे पर्सन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ये है कीप दैट पर्सन इन माइंड. दीज कोर्सेज आर बिट डिफिकल्ट एंड हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है. सो डोंट वरी, हम स्टार्ट कर रहे हैं आईटीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद माय जर्नी, मैं प्रॉब्ली फाइनल लेवल पे जो आईटीटी होता है उससे मैंने स्टार्ट किया था. सो कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं और अटमोस्ट एकदम एक्सट्रीम लेवल के लिए. सो हम क्या करते हैं, आपको ना, क्योंकि इंटर लेवल पे आपको उस लेवल का कंटेंट देना है जितना आपको इंटर लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए लगेगा. विद दैट आपको ये भी बताना है कि अगर अभी आपका जून वाला अटेम्प्ट है, तो ये जो मटेरियल अब आपके साथ शेयर किया जाएगा व्हेन यू स्टार्ट द क्लासेस, वो सारे मटेरियल आपके लिए अपडेटेड हैं फॉर पर्टिकुलरली फॉर जून 2024 एंड ऑनवर्ड्स. दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, बट फिर दिसंबर के लिए और भी अमेंडमेंट्स आती हैं जो कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ नहीं किया है. ऑब्वियसली पहले जून अटेम्प्ट होगा, उसके बाद में टाइम जाएगा और वो लोग बाद में रिलीज़ करेंगे. सो एज ऑफ नाउ कहीं से कुछ आया ही नहीं है. दिस इज द लेटेस्ट वर्जन जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी रिलीज़ किया है, सीए इंस्टीट्यूट ने, सीएस इंस्टीट्यूट ने, सब कुछ है और वही आपको पढ़ना है, ठीक है. एंड विल स्टार्ट टुडे विथ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आईडीटी. सो नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, आपका ना बेसिक्स बड़ा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होगा ना तो दिक्कत आती है. बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होते जो आपके ग्रेजुएशन और टीवाई लेवल के होते हैं. यहाँ पे इन डिटेल बातें होती है. सो अगर आप इंटर लेवल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए डिटेल्स क्वेश्चन तो आएंगे, बट जब आप कोर्स पार करके फाइनल में जाते हो तो फाइनल में तो भाई आपके लिए ये प्लस ये चीज़ जो इंटर की डिटेलिंग है, सो ये तो आपके पास स्ट्रांग होना ही होना चाहिए. बट अलॉन्ग विद दिस ये भी आपको चाहिए, और जब आपको पूछा जाएगा तो वो फर्दर इन डिटेल वर्जन हो जाएगा. और यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है आपके बेसिक्स की, ठीक है ना. बिकॉज जब कभी भी फाइनल की बैच चालू होती है या कंटेंट चालू होता है तो वहाँ पे कभी भी आपको एकदम जीरो से नहीं स्टार्ट किया जाता. मोस्ट केसेस में आपको ये अज्यूम किया जाता है कि आप इंटर क्रैक किए स्टूडेंट हो, और फिर वहाँ पे आती है दिक्कत. देन यू समहाउ एक ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे को क्लिक क्यों नहीं हो रहा है. तो बिल्कुल अच्छे से एकदम ग्राउंड जीरो से करूँगा बातें. हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे को टीवाई में भी पढ़ा है मैंने, या इतना तो मुझे फिर भी आता है, बट दैट इज़ हाउ समथिंग वी शुड गो. ताकि अगर हो सकता है मैं अगर आपको आज 20 बातें बताऊंगा तो 20 में से आपको 15 आती होंगी, 16 आती होंगी, लेकिन कुछ 4 नई बातें होंगी, और उनमें से एक मैं पिक करके आगे लेके जाऊंगा, ठीक है. माई टीचिंग way of teaching is I do hell lot of interlinking. So please अभी तो चलो ठीक है, it is a demo, but I'll also say कि please can be very connected because I am known for interlinkings. मैं सीधा यहाँ से सीधा यहाँ पे लेके जाने का मेरा लॉजिक रहता है. आई मीन, एंड एग्जाम में आपको क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं आता है, ठीक है. एग्जाम में एक सिचुएशन आती है. नाउ अज्यूम आप क्वालिफाई हो गए हो, आप ऑफिस में बैठे हो, एक प्रोफेशनल पर्सन हो, और क्लाइंट आ रहा है आपसे एडवाइस लेने के लिए. तो क्लाइंट आपसे चैप्टर वाइज एडवाइस नहीं लेगा कि मेरे पास चैप्टर 5 का डाउट है, मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया. नहीं, क्लाइंट के पास एक सिनेरियो होगा, वो सिनेरियो का उसके पास सोल्यूशन चाहिए, और वो एक प्रोफेशनल पर्सन के पास में आए कि गाइड करो क्या करना है. अब आपका ब्रेन इतना सक्षम होना चाहिए कि उसको यहाँ से यहाँ की लिंकिंग, यहाँ से यहाँ की लिंकिंग, यहाँ से यहाँ की लिंकिंग, इस सारा लिंकिंग उसको पता
होना चाहिए। एंड दिस इज वन एक्ट, देयर आर सम कपल ऑफ एक्ट्स, ये सबका इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा करेगा तो फिर तरह कंपनीज एक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनकम टैक्स में भी हो सकता है, एंड ऑल दैट थिंग। सो स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, डू द ग्राउंड वर्क, एक एक चीज मार्किंग करेंगे। जैसे तो आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, हर एक चीज पे अपने को अच्छे से बात करनी है। आज की क्लास बड़ी हल्की फुल्की होगी, ज़्यादा लोड वाला आपके पास बातें नहीं है। बात रही आपके पूरे पेपर की, तो जो टैक्सेशन का पेपर आता है वो 50-50 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 50 इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड 50 इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में भी आपके पास में जीएसटी जो है एक, और दूसरा है कस्टम्स, ठीक है। सो जीएसटी अकाउंट्स फॉर 40 मार्क्स एंड कस्टम्स अकाउंट्स फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। और इन टोटल आपका इस तरीके से 50 मार्क का टैक्स का पेपर बनता है, जिसमें आईडीटी 50 मार्क्स है और 50 मार्क्स डीटी। नोन है, ये आपके पास्ट फ्रेंड्स या जिन्होंने किया हुआ है, आप एक बार पूछ लीजिएगा। ये एक स्टैंडर्ड लोगों का ये होता है अप्रोच कि आईडीटी थोड़ा सा हल्का फुल्का है, मैनेजेबल है, स्कोरिंग है, और डीटी थोड़ा सा हैवी है। ये स्टूडेंट के दिमाग में रहती है बातें। जब आप बैच स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं बैच के अंदर ही, या कुछ रिपीटर्स है जो आपको बोल देते हैं यार इस तरीके से होने वाली है बातें, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेहनत के तौर पे और डिटेलिंग के तौर पे और एवरीथिंग आई कैन से दैट आईडीटी इज कंपैरेटिवली मैनेजेबल, डीटी थोड़ा सा मेहनत और डिटेलिंग और वो ज़्यादा है, बट अगर आप अच्छे से करते हो तो दोनों चीज़ें स्कोरिंग है, ठीक है। सो वी स्टार्ट टुडे विद दिस इन हैंड, विद द वेरी फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, ठीक है। अब एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल बेसिक बातें। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। हाँ अनीश, मेरे को एक बार बताना, आपके घर पे कितने लोग हैं? 10। एंड हाउ मेनी आर अर्निंग मेंबर? 5, ठीक है। आप मैम यशस्वी, आपके घर पे कितने अर्निंग लोग हैं? जस्ट मैं अगर पूछना चाहूँ। 2 अर्निंग है, और मतलब है टोटल कितने मेंबर्स है घर में? 5। So out of 5 people in the family, there are 2 earning members. Okay, accounts for like 40%, ठीक है। और इनके यहाँ पे joint family or whatever it is, but there are 10 people in the family and out of that 5 are earning. That gives me an indication. बाकी लोग को अगर मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, but उनको भी पता है कि उनके घर पे एक set of people है total, but out of that there are some number of persons in the family who go out for earning some money. ये क्यों करना पड़ रहा है? Because family चलानी है, आपको फैमिली रन करनी है, और फैमिली रन करने के लिए देर आर सम एक्सपेंसेस जो हमको टेक केयर करने पड़ते हैं। जैसे सबसे अभी की बात करें तो आपका ये जो कोर्स आपको करना है, एजुकेशन वाला एक्सपेंस, बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। जब कोविड आया था तभी कोई किसी लोगों की जॉब वॉब चली जा रही थी, लेकिन फिर भी सबसे बेसिक खर्चा खाना पीना राशन कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो अगर जॉब चली भी जा रही थी तो समहाउ पीपल आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, किसी भी तरीके से कुछ भी करे, लेकिन यार घर में 4 पैसे आए तो गाड़ी आगे चले, ठीक है। ऐसा कोई फैमिली आप बोल ही नहीं सकते हो जहां पे सारे के सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो घर पे हैं, अर्निंग मेंबर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। एक्सेप्शनल केस सिनेरियो, अंकल आंटी है हमारे आसपास, हमारी बिल्डिंग के अंदर, वो दोनों ऐसे ही है, उनको कोई और हेल्प करता है, अरे लेकिन फिर भी उनकी हेल्प के लिए कहीं से तो आता है ना फंडा। यहां पे भी अगर आप कंट्री लेवल पे बात करते हो, अगर आप नेशनल लेवल पे बात करते हो, सो अ नेशन नीड्स टू सर्वाइव, अ नेशन हैज इट्स ओन नीड्स, जस्ट द सेम वे यशस्वी की फैमिली को नीड्स है, उनकी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन, फूड रिक्वायरमेंट्स और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, दिस दैट एंड ऑल दैट थिंग, कपड़ा लत्ता, ठीक है, ये सारी चीजें अनीश के घर में भी। तो जितनी रिक्वायरमेंट आपके घर में आपको लगती है, सेम टू सेम एम्पलीफाइड टू 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, उतनी ही रिक्वायरमेंट डोंट यू थिंक देश को भी लगेगी? अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में एक रात का जब खाना बनता है तो इतना राइस होता है ताकि सब लोग का खाना पूरा हो जाए, इतनी रोटियां बनती है, ठीक है, काउंट कर लो, इतनी इतनी रोटियां होती है तो सबका खाना बन जाए, तो नेशनल लेवल पे सोचो ना, हमको भी तो उतना गेहूं लगेगा ना। नेशनल लेवल पे हमको, नेशनल लेवल पे उतना राइस लगेगा, नेशनल लेवल पे उतना वेजिटेबल्स लगेगा, नेशनल लेवल पे उतना मेडिसिन लगेगा, नेशनल लेवल पे उतना कोविड का वैक्सीन लगेगा। सी फॉर योर फैमिली, फॉर हिज फैमिली, ही सेज भाई सर किसी भी तरीके से मोदी जी मेरे को 10 वैक्सीन करवा के दे दो यार, मैं दुनिया का ठेका नहीं ले रहा हूं, बट मेरे को 10 वैक्सीन चाहिए, दिस इज माई फैमिली, आई वॉन्ट टू टेक केयर। अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया, दादा दादी को हो गया, तो फर्स्ट पहले तो मेरे को मेरा फैमिली देखना है।
सी एट लास्ट जब आप एक घर में बैठे हो, आपकी रिक्वायरमेंट आपके जो घर पे कनेक्टेड है, आपके 2 लेवल ऊपर 2 लेवल नीचे, भाई ये मम्मी पापा नीचे, जो अगर अंकल आंटी लेवल पे तो उनके नीचे बच्चे एंड ऑल दैट थिंग, ओके। सो आपके रेडियस में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन. If there are some younger ones, see now you are at the lower hierarchy, so you are the younger one. But if you look from father's point of view, he is like that person जिसको पूरा घर अप्रोच कर रहा है. पापा पैसे दे दो, मेरा कॉलेज का फीस है. दादा दादी, बेटा पैसे दे दे, दवाई का है, ठीक है. वाइफ, या सपोज वाइफ है तो हस्बैंड, ये वो इस तरीके से, ठीक है ना. या ब्रदर है, सिस्टर है, अरे यार ऐसे. तो दैट मेन पर्सन वो उस सिचुएशन में जहां पे ही कैन नॉट से मेरे पास तो नहीं है. हाउ विल इट वर्क इफ यू वांट टू से कि सर मेरे को तो अच्छा लगा, पापा मेरे को लेक्चर अच्छा लग रहा था, मेरे को फीस भरना है, पैसे दो ना. अपने पास नहीं है पैसे, मेरे पास नहीं है पैसे. विल इट हैपन? वो कभी मना ही नहीं करेंगे. वो ऐसी कैटेगरी होती है अपने घर के अंदर माँ बाप, वो तुम्हारा बोलना होता है ये चाहिए. नाउ अनीश इज वेयरिंग अ वॉच. ऑब्वियसली अभी वो ग्रेजुएशन लेवल पे, अज्यूमिंग कि अभी वो फिलहाल पढ़ाई वाले जोन में है, नो पार्ट टाइम नथिंग, अभी भी वो पढ़ाई वाले जोन में. नाउ इफ ही वांट्स अ वॉच, ऑब्वियसली पापा एग्जाम है, मेरे को लेट हो गया तो पेपर टाइम पे खत्म होना चाहिए, 10 मिनट कितना हो रहा है, आई नीड अ वॉच, दे देंगे. मेरे को अरे बर्थडे मेरा, मेरे को शर्ट चाहिए, ठीक है, ये चाहिए वो चाहिए. ही हैज गॉट रिक्वायरमेंट्स एंड द सेम वे नेशन हैज गॉट रिक्वायरमेंट्स. नेशन हैज गॉट रिक्वायरमेंट्स. अरे भाई वैक्सीन, कोविड, रोड बनाने का है. अरे यार अभी वो नितिन गडकरी जी क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे, तुम न्यूज पे देखोगे, अभी भी वो ये हाईवे कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, रोड सब चौड़े हो रहे हैं. आप अच्छा, आप अभी ट्रेन से अगर आते हो, आपको पता होगा हमेशा एक नया नया ट्रैक बन रहा है, प्लेटफॉर्म एक्सटेंड हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स के ब्रिजेस बड़े बड़े होते जा रहे हैं, यहाँ पे एस्केलेटर्स लग रहे हैं, जो आज से कुछ टाइम पहले नहीं था. एस्केलेटर्स तो नहीं थे, ठीक है, वो वाली सीढ़ियां थी जो अपने को चल के जानी पड़ती थी, लेकिन अब हर स्टेशन पे एक एस्केलेटर आपको मिलती है. स्टेशन एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग. अब ऐसे स्टेशन नहीं कर पाए तो अभी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दादर आप देखोगे ऐसा पूरा लंबा हो गया, दादर और माटुंगा एकदम ऑलमोस्ट टच हो जाता है. पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए ना. अगर ग्रोथ हो रहा है तो पैसा चाहिए. ये स्टेशन बिल्ड करने के लिए, ये रोड्स बिल्ड करने के लिए, ये सारी चीजें बिल्ड करने के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए मोदी जी जाके लोगों को क्या बोल रहे हैं, लक्षद्वीप आओ. मॉलडीव जाने की क्या जरूरत है यार, लक्षद्वीप आओ, एवरीथिंग है हमारे देश में, आप आओ, आपको सब मिलेगा, ठीक है. घूमना फिरना, टूरिज्म, आपको चाहिए फ्लाइट कनेक्ट करवा देते हैं. एक बार एडवर्टीजमेंट किया, सारी इंडिगो सब फ्लाइट तैयार हो गया. बोला पहले तो हफ्ते में 2 फ्लाइट जाता था, अभी रोज 3 फ्लाइट जाता है. लक्षद्वीप खत्म हो गया ना. मुझे बताओ ये सारी चीजें कैसे होंगी? यू नीड मनी फॉर दैट ना, ठीक है ना. एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, आपको स्टेशन एक्सटेंड करने हैं, आपको रोड्स बिल्ड करना है, टूरिज्म प्रमोट करना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, मनी इज द मेन फैक्टर. ये सारी चीजें कहां से आती है भाई? पैसा, ठीक है. एंड द सेम वे नेशन ऑल्सो वर्क्स. नेशन नीड्स मनी टू, पहले तो भाई अपने आप को सस्टेन करने के लिए, फिर ग्रोथ के लिए. देखो पहली बात तो भाई खाना चाहिए, ठीक है, दैट इज फॉर सस्टेनेंस. फिर चाहिए कपड़ा लत्ता. अरे गर्मी हो रहा है यार, एसी. अरे खाना नीचे नहीं बैठ के खाना है, थोड़ा सा पॉश डाइनिंग टेबल, ठीक है. अब यार बस में नहीं जाना, मन नहीं होता, ठीक है, बाइक, कार. सो दैट इज वो एडिशनल है, बट बेसिक वर्जन है खाना. तो आपके लिए देश क्या बोलता है भाई, पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मेडिकल, वैक्सीन हो गया, दवाइयां हो गई, ये हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एडिशनल चीजें इस तरीके से नेशन को पैसे चाहिए. बात आती है कहां से आएगा पैसा. नेशन के पास में कहां से आएगा? नेशन कहां से पैसे लाएगा? अल्टीमेटली आप ही तो लोग हो ना, आप ही तो लोग हो. जब आप अपना घर देखते हो तो आप अपने घर के लिए जो है, ये पढ़ाई के लिए खर्चा निकाल दिया, ये कपड़ों के लिए निकाल दिया, ये इसके लिए निकाल दिया, ये स्कूल फीस के लिए निकाल दिया, कॉलेज फीस के लिए निकाल दिया, तो नेशन बोलता है हम कहां से लाएंगे? सी देयर इज एन इंडिविजुअल इंसान, वो इंसान वो जाता है बाहर, जाता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है. हाउ कैन अ गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कौन जाएगा, तुम कैसे होगा, गवर्नमेंट कैसे कमाएगी पैसे? तो उन्होंने अल्टीमेटली इंसानों को ही बोल दिया, द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि भाई आप जो है अपने को पैसा कमा के दीजिएगा, ठीक है ना. सो देर आर सम पर्सन्स इन द नेशन हु आर टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे आपके घर में अगर आप काउंट बता रहे हो तो आउट ऑफ 5 2 पर्सन आर अर्निंग, दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पैसे कमाने वाला पार्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है ना. सो नॉट एवरी पर्सन इज अर्निंग मेंबर, बट कुछ लोग उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. वैसे ही देश में भी बोला ठीक है, देश के कुछ चुनिंदा लोग हैं,
आप टैक्स पे कीजिए, आप टैक्स पे कीजिए। अच्छा, एवरीबडी इन योर फैमिली इज गोइंग टू वर्क? नो, ओनली 2% आर गोइंग टू वर्क एंड अर्निंग मनी। इन द सेम मैनर आपके घर में क्या हर कोई जा रहा है? नहीं, आउट ऑफ सेट ऑफ 10 पीपल 5 आर अर्निंग। और अल्टीमेटली आपके केस में भी ऐसे ही अकॉर्डिंगली कुछ सिनेरियो होगा। क्या हर कोई पर्सन टैक्स पे कर रहा है? नहीं सर। वहां पे मैंने देखा था सड़क के पास में एक व्यक्ति था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, उसको वो तो बल्कि लोगों से मांग रहा था कुछ पैसे, और उस हिसाब से तो वो कहां से टैक्स देता होगा? वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं। आप भी तो उस पोजीशन में आज नहीं हो ना कि घर में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। सो वो जो भी व्यक्ति था वो भी तो आज उस पोजीशन में नहीं है ना देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। So not everybody can pay tax, not everybody is supposed to pay tax, but the tax structure is determined such a way कि आपसे उस तरीके से एक कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, और सरकार के पास में ये एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है। See, I want money. I want money. I'm saying from national point of view, nation's point of view. बाकी सबकी जरूरत नहीं है। खाना पीना नहीं चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ये बाजू में पाकिस्तान है ना, ये बहुत परेशान करता है, और उसके लिए चाहिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन। मेरी जो आर्मी है, आर्मी को तुम खाना पीना मत दो, बट आर्मी का जवान बोलता है हमको सर पूरा आर्म्स एंड एम्यूनिशन दो, हमको खाली छूट दे दो, खाली मोदी जी एक बार छू बोल दे घर पूरा अंदर घुस जाएगा, पाकिस्तान ले लेगा। बट ऐसे बेवकूफ और ऐसे गधे यहाँ पे पाकिस्तान, वहां पे चाइना, इन लोगों से बचाने के लिए अपने को अपना आर्मी प्रॉपर रखना पड़ता है ना। एंड दैट इज द रीजन वी वांट मनी। आर्मी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और देश में बोला गया भाई साहब टैक्स इज द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। पैसा कहां से आएगा? टैक्स। टैक्स कौन देगा? आप ही लोग देंगे। घर को, आपका घर कौन चलाता है? आप लोगों का इंडिविजुअल फैमिली लोगों का घर कौन चलाता है? आप ही चलाते हो। लेकिन जब ये छोटी छोटी फैमिलीज एक साथ बन जाएंगी तो पूरा देश एक फैमिली बन जाता है। इंडिया बिकम्स वन सिंगल फैमिली, और वो फैमिली चलाने के लिए देयर आर सेट ऑफ पीपल हु पे टैक्सेस, हु कंट्रीब्यूट टू द नेशंस ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट थिंग। ये पैसा देते हैं, बजट बनता है, और बजट से एलोकेशन होता है कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा कर सकते हैं। बजट आता है ना, बजट हर साल। निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर जो आज की तारीख में, तो वो आके बताती है ना हमारा बजट ये है, इस तरीके से ये है, ये हमने सोचा है, टैक्स रेट्स ये होंगे, इस तरीके से ये खर्चा होगा। अलॉटमेंट होती है। झगड़ा होता है सेंटर के बीच में और राज्य स्टेट के बीच में, क्योंकि स्टेट को ये भाई मेरे को पहले तो मेरा ये दे दो, मेरा शेयर दे दो, इस तरीके मेरे को कंट्रोलिंग पावर दे दो। और महाराष्ट्र फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स दैट स्टेट बोलता भाई मेरे को परेशान मत करो, ओके यहाँ का जो रोड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सेंटर आप अपने हिसाब से, आप आर्मी देखो, आप आर्मी देखो। अच्छा, आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो आर्मी देख रहा है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोला हम पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र का है ना, तो ये कहां से पैसा जाएगा? महाराष्ट्र से। रोड्स वगैरह कौन देख लेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट देख लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट में भी बंटवारा हो गया कि ठीक है इस तरीके से होगा, लेकिन ये पूरी गवर्नमेंट चलेगी सिर्फ एक फंडे पे, दैट इज सोर्स ऑफ इनकम, एंड सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्सेस। टैक्सेस लगाए जाते हैं हम पे, हम देते हैं टैक्सेस, देश चलता है अकॉर्डिंगली। फेयर इनफ एवरीबॉडी? मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? क्या ऐसे सरकार बोलती है दे दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं दोगे तो भी ठीक है? क्या टैक्सेस का टोन ये रहता है सरकार का? दे देना, अगर आपको जमता है तो देना, नहीं जमता तो कोई बात नहीं। ऐसा है क्या? डोनेशन सिस्टम है क्या? मेरा मन किया तो मैंने दिया? अरे नहीं भाई, ऐसा होगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है। अरे मुझे लेना, मेरे को लैम्बोर्गिनी लेना है, तो जिंदगी भर कमाते ही रह जाऊंगा। लैम्बोर्गिनी 5 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए पहले तो घर लूंगा, लैम्बोर्गिनी तो बाद में, जैसे ही पैसा मांगने हैं मतलब सर पहले घर, घर घर ले लिया, अभी ये ले लूंगा, अभी वो लूंगा, अभी लैम्बोर्गिनी। तो मेरी तो लाइफ टाइम कभी रिक्वायरमेंट खत्म ही नहीं होगी। तो आई इन नेवर ऑन एनी सिंगल डे आई विल बी इन अ पोजिशन टू से कि हाँ मैं रेडी हो गया हूं, ठीक है आप ले लो कितना टैक्स है। मैं कभी रेडी नहीं होऊंगा। तो वो लोग ने बोला हाई फोर्सफुली आपसे लिया जाएगा, आपसे पैसा मांगा नहीं जा रहा है, आपको फोर्सफुली बोला जा रहा है दे, यू हैव टू पे। यू कैनॉट से नहीं मेरे को नहीं जम रहा है। अरे नहीं जम रहा है क्या होता है? Okay, you don't even know. He's got a phone. He has bought a phone. You might be having a phone in your bag. आपके ये वाली चीजें हैं, वो है, कपड़ा लता है, ठीक है, जो भी आप परचेज करते हो, you don't even know you pay taxes for that.
एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स टैक्सेस। ये जो घड़ी हम लोग पहन रहे हैं, ये जो कपड़े हमने पहने हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, आपने जहां से भी खरीदा है, वो सामने वाले ने आपको इनवॉइस दिया होगा, उस इनवॉइस में लगा होगा जीएसटी, आपने पे किया है। You are actually contributing towards the nation. You are not directly contributing, but you don't even know that you've indirectly contributed towards the nation's progress. You might have bought a phone. You might also be having a laptop. You might be having some other things at your home which you've purchased from some places. आपके पास एक इनवॉइस तो घर में होगा ना, जाकर के आज जाकर के देख लेना, उसमें सर था, जीएसटी था। अरे मैं बोलता हूं इनवॉइस गया तेल लेने, तुम जिस बस में आए थे एसी बस में ना, उस बस की टिकट देख लेना, उस पे लिखा होगा इतना % सीजीएसटी, इतना % एसजीएसटी, बेस्ट बस की टिकट पे लिखा होगा यू पेड टैक्सेस राइट इन द मॉर्निंग व्हेन यू कमिंग इन द बस और इन ट्रेन। अगर आप ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी वाली टिकट आपने लिया होगा तो उसमें भी लग जाती है जीएसटी, मतलब आपने आज की तारीख में बचपन से लेके अब तक टैक्स पे किया है। So ऐसा नहीं है you have not contributed, you've contributed, but you also don't even know that you've contributed towards the nation's progress. Fair enough. So we've got two taxes. One in the name of direct taxes, the other in the name of indirect taxes. Okay? अब यहां पे एक बात आपको बताता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की। मैंने अभी आपको जो भाषा बोला, ठीक, धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें बिल्टअप होंगी। ओके, मैं अभी क्या है ना, यहां पे इंफॉर्मेशन दे दिया छोड़ दिया, यहां पे इंफॉर्मेशन दे दिया छोड़ दिया, यहां पे इंफॉर्मेशन दे दिया छोड़ दिया। व्हेन वी विल बी लीविंग द क्लास ना, वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर दूंगा। तो ये कॉन्वर्सेशन हुई, खत्म कर दिया, वो कॉन्वर्सेशन हुई, खत्म हो गया। तो तुम एकदम ऐसे जगलिंग फैक्टर में, अरे कहां जा रही है दुनिया, रुक जा, थोड़े दिन में पूरा सिनेरियो बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, इंजेक्शन की बात करते हैं। अगर डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है, ठीक है, तो जब एक व्यक्ति को, जैसे मुझे कुछ बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो डॉक्टर इंजेक्शन देगा, ऑब्वियसली बात है, मुझे इंजेक्शन देगा, मुझे ही दर्द होगा, ठीक है ना, पिंच मुझे ही होगा। बट जब एक न्यूबॉर्न बेबी आपने देखा होगा, जस्ट न्यूबॉर्न अभी हुआ है, और एट टाइम्स कभी कभी न्यूबॉर्न होते ही उनको कुछ ना कुछ जैसे इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो थोड़ा सा ब्लड टेस्ट वाला पॉइंट उस टाइम पे आ जाता है। ही इज जस्ट न्यूबॉर्न, अभी हुआ 1 घंटे पहले, या चलो एक वीक हो गया, 1 मंथ का छोटा सा बेबी है। ऑल द टाइम छोटा बेबी जब भी डॉक्टर के पास विजिट होगा, ही विल बी अकम्पनीड बाय हिज मदर, हिज और हर मदर, वो बेबी जो भी जेंडर हो, मदर उसके साथ में रहेंगे, फादर ऑब्वियसली रहेंगे, बट एकदम छोटा रहता तो वो एकदम मम्मी से कनेक्टेड रहेगा। अब जैसे ही वो जिस भी रूम में उसको बोलेंगे चेकअप के लिए, तो जाहिर सी बात है मदर साथ में रहेगी, वो ऐसे तो उसको अकेला छोड़ेंगे ही नहीं। अब मैं देखो कहीं पे गया, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाया, आ गया, तो माई मदर इज नॉट अराउंड एंड ऑल दैट सिनेरियो में अभी आप ऐसे पॉइंट पे हो कि हाँ ठीक है मम्मी सर्दी खांसी में एक बार चेकअप करा के आ जाता हूँ, डॉक्टर के पास में जाके आ जाती हूँ, और आपको फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, फेयर इनफ, लगा, दुखा, ठीक है, 2 मिनट हुआ, निकल गया। बट वो छोटा बाबू का अगर वहां पे टेस्ट हो रहा है, तो उसको जब इंजेक्शन लगाएगा, तो आई टेल यू दिस फैक्ट, उससे ज्यादा मां को दुख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है, अरे यार, अरे बस बस बस, कितना खून निकालोगे, है कितना वो, इतना सा उसमें से आप खून निकाल रहे हो, चिट्टू तो छोटू सा तो है वो। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। इंजेक्शन किसको चुभाया जा रहा है, उसको, छोटू को, चिंटू को, बट दुख किसको रहा है, मदर को। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कहानी बना रहा हूं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। डायरेक्ट टैक्स में मैं खुद अपने जेब से पैसा देता हूं, मुझे चुभता है, मैं देता हूं, मेरे को चुभता है, दुख रहा है मेरे को, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। आप इनकम कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अर्निंग एन इनकम ऑफ 12 लाख रुपीज, इजी नंबर, 1 लाख रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, 12 लाख रुपीज अ ईयर। सो यू आर अर्निंग दैट इनकम अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, you've got to pay some income tax। तो तुम बोलो अरे यार 12 लाख मैंने कमाए, एंड जस्ट एक रैंडम फिगर पकड़ते हैं, 12 लाख कमाए और बोला 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जस्ट ऐसे ही रैंडमली। ओके, तो आपको तो हैवी लग रहा है ना, अरे यार आया 12 और 2 तो ऐसे ही चला गया, मतलब आते से ही मेरे को टैक्स देना पड़ा, तो चुभेगा ना आपको, यार इतना मैंने पूरा मेहनत किया, इसका मतलब, अच्छा ऐसा नहीं समझ सकते हैं, सुनना मेरी बात, हर महीने का कितना, 1 लाख, 12 महीने का कितना, 12 लाख, टैक्स कितना दिया आपने, 2 लाख, मतलब जो 2 महीने की सैलरी है वो आपने सरकार को दे दिया, मतलब जो 2 महीने हैं आप सरकार के लिए काम कर रहे हो।
10 महीने आप काम करते हो, अपनी जेब में पैसे रख लेते हो, और बाकी के 2 महीने जो आप सुबह से शाम ऑफिस जा रहे हो वो खुद के लिए नहीं जा रहे हो, वो पैसा कमा के वहां से गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। दैट टाइप्स तो दुख तो होता है ना। अच्छा, बिकॉज दैट इज व्हाट, डायरेक्ट टैक्स। फंडा अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी मैंने बोला, आपको पता भी नहीं है कि आपने टैक्स पे किया हुआ है, बट आपका टैक्स गया है। अब ये सिनेरियो वर्क कैसे करता है, नाउ जस्ट लुक एट दिस। ओके, ये है गवर्नमेंट यहां पे, और डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में ये पर्सन सीधा सीधा गवर्नमेंट को जाके पे कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। ओके, ये है अपने इधर ऊपर गवर्नमेंट। ओके, और ये है इधर अपना ये जो इंसान, ये जो इंसान है ये यहां पे दे रहा है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बर्डन किस पे, इसी पे। सिनेरियो डन है। ऑन दी अदर हैंड यहां पे गवर्नमेंट है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ये है गवर्नमेंट। अब इसमें से आप ही लोग का एग्जाम्पल बना लेता हूं। मैम आपका नाम? वैष्णवी। ठीक है, मैं, ये सही लिखा ना मैं स्पेलिंग? ओके, वैष्णवी। ओके, अच्छा, ये मिस वैष्णवी, और ये क्रोमा। क्रोमा अपन वो जो यहाँ से लैपटॉप और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद लेते हैं, ठीक है, ये वो क्रोमा है। ओके, नाउ शी हैड अ रिक्वायरमेंट ऑफ लैपटॉप, पढ़ाई चल रही है, ये है वो है, उसको लगा कि लैपटॉप से काफ़ी कुछ काम आसाम हो जाएगा, मैं कुछ पार्ट टाइम भी करना चाह रही हूँ, तो वो मेरा ये वर्क फ्रॉम होम टाइप्स में कर लूंगी, और मैं साथ ही साथ अपना कुछ लेक्चर्स देखना है, पढ़ाई करना है, कुछ नोट्स बनाना है, वॉट एवर इट इज, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए। शी हैड अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैपटॉप। शी वेंट टू क्रोमा, क्रोमा से बात हुआ, क्रोमा ने बोला हम आपको लैपटॉप दे देंगे मैम। इन्होंने जो चूज किया वो लैपटॉप, जस्ट फॉर इजी कन्वीनियंस मैं एक नंबर पकड़ रहा हूं, ओके, ताकि हमको बातें कंप्यूट करने में आसान रहे। मैं हमेशा जब भी आपको आईडीटी पढ़ाऊंगा ना, तो आपने हमेशा मेरे फिक्स्ड एग्जांपल्स में समझ लेना है। मैं जब रुपीज में बात करता हूं तो मैं एक फिक्स्ड नंबर पकड़ता हूं, 1 लाख, बिकॉज वो साउंड करता है एक इजी नंबर। और जो जीएसटी का रेट मैं हमेशा पकड़ता हूँ वो पकड़ता हूँ 18%। ठीक है, दिस इज माई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑलवेज दैट आई गिव। क्या अज्यूम करो ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए का है, अज्यूम करो जीएसटी 18% है। ठीक है, तो 1 लाख पे 18% जीएसटी होता है 18,000। बहरहाल फिलहाल मैं इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्रोमा ने वो लैपटॉप जो इनको सेल किया था, वो लैपटॉप था 1 लाख का। ठीक है, जो इन्होंने बेटर वर्जन बोला हमको तो एक ही बार अच्छे से वाला लैपटॉप में ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, अमाउंट तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो इन्होंने लैपटॉप सेल किया वैष्णवी को, और वैष्णवी ने जो पेमेंट करी है दैट इज 1 लाख। एंड यहाँ तक कहानी फिट थी, वैष्णवी वॉज फाइन, अरे यार मेरे को मस्त लैपटॉप मिल गया, हैप्पी, ओके फाइन, ठीक है, बात हो गई। बट लिया नहीं अभी तक, अज्यूम कर रहे हैं कि ये रात बात हुई है और कल सुबह जाकर के वो पेमेंट करने वाली है। एंड शी हैड प्लान कि ठीक है परफेक्ट है, यही मैं ले रही हूँ, मैंने सोच लिया, फाइनल है। अचानक से रात को डिक्लेयर हुआ, कुछ तो बात हुई, न्यूज में आया, नोटिफिकेशन आया, और क्रोमा को ये कह दिया जाता है, क्रोमा को ये कह दिया जाता है, क्रोमा, क्रोमा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब से आप कल से जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे सुबह सुबह श्री गणेश करना, अब आपने हर ट्रांजैक्शन करते वक्त जीएसटी लगा के देना। मतलब अब ये जो लैपटॉप है, ये जब आप मिस वैष्णवी को सेल करेंगे तो आपने 1 लाख रुपया प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी के नाम पे पैसा लगा देना चाहिए। मतलब अब जो रिवाइज्ड अमाउंट है वो हो जाएगा 1,18,000। मुझे बताओ अब तक वैष्णवी के लिए ये लैपटॉप का अमाउंट कितना था? 1 लाख। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये ब्लैक में और ये रुपी साइन डालता हूँ,
सो दिस वॉज द फैक्टर। बट जैसे ही यह पूरा अनाउंसमेंट हुआ है, अब ये 1,18,000 बन गया है। वैष्णवी को इस बात का दुख है कि उसने रात को ही क्यों नहीं वो ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दिया, या तभी क्यों नहीं क्लोज कर दिया जब मैंने एक्चुअली सोचा था। मैंने क्यों एक दिन सोचने में रुका दिया एंड ऑल दैट थिंग। बट चलो, अगर सोचा था नहीं सोचा था, वॉट एवर इट इज, बट अगर मैं ये एक बात कह दूं कि चलो उसने दिल बड़ा करके बोला यार ले लो, अब क्या हो गई गलती, क्या कर, लैपटॉप तो लेना ही है। जब अगर किसी और स्टोर में जाके इंक्वायर किया, विजय सेल्स में, इसमें उसमें जाके पूछा, और उसके वो जो लैपटॉप है डेल का है, उसके स्टोर में ही जाकर के पूछा कि यहाँ पे कितना, बोला नहीं सर मैम रात भर अभी अभी हर कोई यही करने वाला, बिकॉज बोल दिया न्यूज में आ गया तो करना ही पड़ेगा। तो नाउ स्टैंडर्ड है कितना ये शेल आउट करने वाली है, 1,18,000। अच्छा मुझे बताओ चुभेगा किसको, अब दुख किसको लगेगा, इनको, ठीक है। अरे यार तुमको क्या लगता है क्रोमा को फर्क पड़ रहा है? मुझे बताओ, अब से पहले अगर एक रात पहले जो लैपटॉप को बेच रहे थे, तो लैपटॉप दिया 1,00,000 अंदर, लैपटॉप दिया 1,00,000 अंदर, लैपटॉप लिया 1,00,000 अंदर, ये पहले हो रहा था। आज सुबह से लैपटॉप दिया 1,18,000 लिया, लेकिन 1,18,000 जेब में नहीं, नहीं नहीं, 1,00,000 जेब में, 18,000 गवर्नमेंट के पास, ₹18,000 this Chroma is supposed to pay to the government। क्या समझा, समझा, समझा? बात सुन ले ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। यहां पे देख ले, यहां पे देख ले, यशस्वी के एग्जांपल, यशस्वी मैं आपका नाम बराबर बोल रहा हूं ना, यशस्वी, इनके एग्जांपल में ये खुद 12 लाख रुपीज, अरे ब्लू ब्लू नहीं दिख रहा है क्या तुमको, ठीक है, वो लेडीज वाला ये बाल नहीं बनाया, बट ठीक है उस तरीके से। तो यहां पे इन्होंने जो हमने देखा था 12 लाख रुपीज इनका इनकम था, और ये 12 लाख रुपीज की इनकम पे बड़ा दिल ऐसा करके इन्होंने बोला यार ठीक है 2 लाख रुपया डायरेक्ट टैक्स में दे रही हूं। तो इन्होंने डायरेक्ट टैक्स बोल के कितना दिया था, 2 लाख। मेरी बात सुन ले भाई, ये मैम खुद गए थे गवर्नमेंट के पास में, शी हरसेल्फ वेंट टू द गवर्नमेंट। इफ आई वर टू स्पेल योर नेम करेक्टली, SY, ये बराबर है, अभी आगे ASVI, सॉरी, करेक्ट है अभी, ओके। सो इन्होंने डायरेक्ट अच्छा ये खुद गए थे पोर्टल पे जाके लॉगिन किया, और वो नेट क्या जीपे क्या NEFT RTGS जो करना था, बट इन्होंने वो पेमेंट कर दिया। आई एम सेइंग हु वेंट टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, यशस्वी कुछ, नॉक नॉक, गवर्नमेंट 2 लाख टैक्स। यहां पे अगर मैं वैष्णवी की बात करूं, तो क्या वैष्णवी डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास गई है? नहीं, यहां पे डायरेक्ट नेटवर्क ही नहीं है। ये आप देख लो इधर, ये जो मैंने सिनेरियो बनाया है ये है ही नहीं। बट अल्टीमेटली इफ आई वर टू पुट अ कलर ऑन दिस, यहां पे पिंकी में गवर्नमेंट है, ओके, एंड अगर मैं सेम कलर पुट करता हूं ब्लू में, तो ये वैष्णवी है, द पर्सन हु इज एक्चुअली हैविंग द बर्डन ऑफ टैक्स। बर्डन किस पे, दुख किसको लग रहा है, पेमेंट किसने किया है, इन्होंने। बट ये पैसा गया किसके पास में है, गवर्नमेंट। किसकी जेब से गया, इनकी जेब से गया, किसके पास में, इसके पास में, इसकी जेब से, उसकी जेब में। क्रोमा क्या कर रहा है, कुछ नहीं। क्रोमा क्या कर रहा है, कुछ नहीं, एक जगह से लिया दूसरी जगह पे दिया, एक जगह से लिया दूसरी जगह पे दिया। दिस सिनेरियो as indirect taxes। गवर्नमेंट ऊपर बैठी है, डायरेक्ट पैसा लाके दे, डायरेक्ट पैसा लाके दे, इधर इधर, ओ इधर इधर, डायरेक्ट। दूसरे केस में डायरेक्ट नहीं चाहिए, डायरेक्ट नहीं चाहिए, तुम उसको दे दो वो हमको दे देगा। तुम एक काम करो, क्रोमा को दे दो, क्रोमा हमको दे देगा। तुम एक काम करो, अंबानी को दे दो, हमको दे देगा। तुम उसको दे दो, हमको दे देगा। तुम इसको दे दो, हमको दे देगा। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है हमको डायरेक्ट पैसा लाके मत दो। मिस वैष्णवी आप नहीं, आप बताओ, आप बस उधर कोमा से बात कर लो, बस आ जाएगा पैसा। सर क्या ये सिस्टम कभी डायरेक्ट हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल, खिचड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक तो लैपटॉप है 1 लाख का, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। 6 रुपए की बस की टिकट, यार 6 रुपए की बस की टिकट पे GST है। अरे 6 रुपए की बस की टिकट जो AC वाली है, तुम आज जाकर के अगर उसमें जाते हो देखना, उस पर लिखा होगा 0.10% GST।
तुम क्या अभी 3-3 रुपए के लिए, 1-1 50 पैसे के लिए, सर मेरा 1 रुपए का जीएसटी, क्या उसके लिए जाएगा तुम? तो नाउ व्हाट आर, बीच में कौन है? क्रोमा की जगह पे अगर सुबह की बात करें तो बेस्ट, बेस्ट बसेस, आप वहां पे दे देते हो पैसे, और आपके जैसे लाखों लोग जो बसों में ट्रैवल कर रहे हैं वो दे देते, टिकट दिया, दिमाग थोड़ी खत्म, अपने जॉब पे पहुंचू मैं। आप एक काम करो, ये पूरा डब्बा जमा करो जीएसटी का टट जो लिया हुआ है, और फिर बाद में गवर्नमेंट को दे देना। वो कौन काम करेगा? बेस्ट वाला। वो किसका सरदर्द है? बेस्ट वाले का। ये किसका सरदर्द है? क्रोमा का। क्या एक एक 18,000 के लिए जाएगा? नहीं, आराम से 1 महीना आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। सिस्टम में देख ले कितना जीएसटी कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, ठीक है, ये पूरा अमाउंट उठा के दे दे गवर्नमेंट को। सरदर्द तुम्हारे ऊपर है, गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट बोले पैसा दे, चल सरदर्द क्या दे रहे हैं, पैसा दे, पैसा चाहिए रोकड़ा। तो सरदर्द इसके सर पे क्यों डाला? अल्टीमेटली मुझे बताओ, इस पूरे सिनेरियो में धन कौन कमा रहा है? क्रोमा। पैसा कौन कमा रहा है? क्रोमा। बिजनेस कौन कर रहा है? क्रोमा। हु हैज द फैसिलिटी, हु हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर, हु हैज द स्टाफ, हु हैज द ऑफिस, हु हैज द रेवेन्यू टू अफोर्ड दिस सॉफ्टवेयर और दिस स्टाफ, कि भाई ये पूरा कर ले, ये करके गवर्नमेंट का देख ले, सब क्रोमा कर रहा है। तुमको पैसा कमाने का है ना, पैसा कमाने का है ना, तो अब सरदर्द भी तू अपने सर पे रख। तो गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट को चाहिए सरदर्द नहीं। डायरेक्ट वो यहाँ पे क्रोमा को बोल देंगे, क्रोमा के थ्रू पैसा आएगा, ये सिस्टम ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। सर आज चल रहा है, कल चेंज हो सकता है क्या? अबे नहीं बे, ऐसा नहीं हो सकता है। जीएसटी नया आया है, 1/7/2017 में जीएसटी का उद्घाटन हुआ था, 1/7/2017। इसके पहले क्या था? एक्साइज, वैट, सीएसटी, कुछ बातें थी जो उसको हटा करके हमको जीएसटी लेके आना पड़ा। टॉप पे लिख दूं यहाँ पे जीएसटी, देयर वाज सम रीजन जिससे हमको जीएसटी लेके आना पड़ा, बट स्ट्रक्चर यही था, स्ट्रक्चर यही था। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही था, वो जो वैट था, वो जो एक्साइज ड्यूटी था, वो जो सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ये सारी चीजों का स्ट्रक्चर वही था, इस तरीके से ही वो वर्क होता था। ओके, ये एक अलग है, डायरेक्ट टैक्स है हमारे देश में। डायरेक्ट टैक्स में पहले काफ़ी कुछ थे, वेल्थ टैक्स भी था, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स था, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। लेकिन अब आज की तारीख में एकमात्र डायरेक्ट टैक्स है, फेमसली नोन एज इनकम टैक्स। जो यशस्वी वाले एग्जाम्पल में हमने बात किया था, वो इनकम टैक्स की ही बात हमने की थी, कि इनके पूरे साल की इनकम है 12 लाख, और वो 12 लाख के ऊपर वो देते हैं अपना इनकम टैक्स। सर फिर क्या क्रोमा खाली इनडायरेक्ट टैक्स करेगा? नहीं, क्रोमा फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सपोज गवर्नमेंट तो एक ही होती है, बट गवर्नमेंट को वो अपने वाले ट्रांजैक्शन में अब क्रोमा अपना प्रॉफिट रखेगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्रोमा। यहाँ पे वो इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी कर रहा है, और यहाँ पे क्रोमा डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। दिस इज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डीटी, जो कि होता है उसका इनकम टैक्स। तो क्रोमा दोनों टैक्स पे करेगा। हाँ अच्छा, लैपटॉप बेचता है, चलो टॉकिंग ऑन दी अदर हैंड, लैपटॉप जो बेचता है वो 1 लाख का लैपटॉप है, लेकिन क्या दान धर्म कर रहा है? नहीं, खरीदा होगा कितने में? एक रैंडम नंबर पकड़ते हैं, 70,000 में उसका कॉस्टिंग था, ठीक है, 70,000 में लिया, 30,000 अपना प्रॉफिट रखा, प्रॉफिट रख के 1 लाख में आपको बेचा। तो उसमें से जो 1,18,000 कलेक्ट किया हुआ था वैष्णवी से, वो 1,18,000 में से 18,000 तो दे दिया गवर्नमेंट को, अब जेब में कितने हैं? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख में से 70,000 दे देगा उस वेंडर को जिससे लैपटॉप खरीदा था। फिर ऑफिस के खर्चे वर्चे निकालने के बाद में कुछ प्रॉफिट बनेगा, वो जो प्रॉफिट होगा वही है उसका नेट प्रॉफिट, जिसके ऊपर वो पे करता है इनकम टैक्स। फेयर इनफ? सॉर्टेड है एवरीबॉडी? So this is your scenario, this is your go-to point, this is your go-to diagram। यशस्वी के वहां पे हमने जो बात देखा था वो था इनकम टैक्स, जहाँ पे बर्डन इसके ऊपर है, यही टैक्स पे करती है, और बर्डन भी इसी के ऊपर है। हालांकि अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो वैष्णवी यहाँ पे दे देती है अपना प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे, उस प्रोडक्ट का पेमेंट दे देती है नोइंगली और अननोइंगली, बट उसने अपने ऊपर बर्डन तो लिया हुआ है। देखो ये तो मैंने अब आपको बताया ना कि देखो पिंच हो रहा होगा आपको, तब आप बोले अरे हाँ अरे पिंच हो रहा है, बस की टिकट में मैंने जीएसटी दिया था, ठीक है, ये भी मैंने वॉच लिया, मैंने मोबाइल लिया, मैंने लैपटॉप लिया, मैंने जीएसटी दिया होगा। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे खर्चे जो आपने किए होंगे जिसके अंदर आपने साथ ही साथ जीएसटी भी दे दिया है, वो सामने वाले का काम होता है, गवर्नमेंट को वो लोग जमा कर देते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट
टैक्सेस, जो बात अपनी होगी वो इस पे होगी, डीटी पे बात फिलहाल के लिए नहीं होगी, वो डीटी की क्लास जब आपकी होगी उस पे होगी। अब मेरी जो फिलहाल थोड़े टाइम के लिए डिस्कशन दोनों को कंपैरिजन में रहेगा, और फिर कंपेयर करते 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 हम आईडीटी को हाईलाइट करते हुए फिर उसके अंदर घुस जाएंगे और इसको थोड़ा सा डिम लाइट में डाल के साइडलाइन कर देंगे, फिर तब उठाएंगे जब डीटी की क्लास होगी। फेयर इनफ। ये रहा आपके सामने नीचे वाला ब्लू डब्बा, डीटी में और आईडीटी में पढ़ो। यू नो व्हाट इज दिस ब्लू डब्बा स्टैंड्स फॉर? ब्लू डब्बा स्टैंड्स फॉर नॉक नॉक। अभी यशस्वी को जब इनकम टैक्स देना था, नॉक 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 नॉक, गवर्नमेंट गवर्नमेंट टैक्स ले लो, टैक्स ले लो। ओके, क्या ये शिफ्ट कर सकती है, किसी और पे डाल सकती है? इज इट पॉसिबल फॉर हर टू शिफ्ट द बर्डन? नहीं, बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। यशस्वी के ऊपर ही है, उसी के ऊपर बर्डन है, सब कुछ उसी को देखना पड़ेगा। क्या बर्डन शिफ्टिंग हो सकता है? बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यहाँ पे कहानी हम वैष्णवी की नहीं बात कर रहे हैं। दिस एक्चुअली आई सी, देखो धीरे धीरे आप सब्जेक्ट के अंदर घुसोगे आपको कहानी समझ में आएगी। एक्चुअली ये लोग क्रोमा के लिए बोल रहे हैं। ये क्रोमा हैज shifted the burden on Vaishnavi. Don't you think? Don't you think? अच्छा, अरे मेरी बात समझो, गवर्नमेंट ने बोला क्रोमा, एक क्रोमा, कल से ये जो लैपटॉप बेच रहा है ना, हर एक लैपटॉप के ऊपर हमको 18% जीएसटी। लैपटॉप क्या, एनी प्रोडक्ट दैट यू सेल वी वांट जीएसटी। क्रोमोला, अच्छा ऐसा बात है क्या? ठीक है, ए बाबू सिस्टम में डाल दो, एंट्री कर दो, 1 लाख रुपीस का लैपटॉप बेचते वक्त उसके ऊपर 18% डाल के बेचना, वो कस्टमर से ले लेना। अब जब स्टाफ ऑन द काउंटर लाइक, सर वो तो कल वैष्णवी मैडम आए थे, हमने उसको 1 लाख बोला था, अब तो वो मानेंगे ही नहीं, अपने को अपनी जेब से देना पड़ेगा। अरे वो क्या, इसको मानना ही पड़ेगा, उसको बोल देना, देगी वो। ठीक है, तो बोला सर अपने को ऐसा, अरे कर डाल, बर्डन शिफ्ट कर डाल, अपने ऊपर नहीं चाहिए वो 18,000 का बोझा मैं अपने सर पे क्यों लूं? लैपटॉप किसको खरीदने का है? उसको ना। सो इफ द कस्टमर वांट्स लैपटॉप शी विल पे, इफ शी इज नॉट रेडी टू पे शी विल गो अवे, वो कहीं और जाएगी और जहां पे भी जाएगी उसको पे करना ही पड़ेगा। तो हम लोग अपने ऊपर बर्डन नहीं रखने वाले। ऑल द स्टाफ इन दिस ऑफिस फ्रॉम टुमारो कोटेशन देते वक्त बोल देना क्लाइंट को सामने से कि सर अभी इसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, ठीक है, हम अपने सर पे बर्डन नहीं लेंगे। आप ये मत सोचना कि हम तो 1 लाख दे देंगे, अब वो 1 लाख में से हम सरकार को 18 भी दे रहे हैं, 70,000 उसको भी दे रहे हैं, अपने खर्चे भी निकाल रहे हैं। नॉट हैपनिंग। वो क्लाइंट को बोलो ऊपर से देगा। सर कल को 1 लाख 28% हो, मतलब 1 लाख पे 28% हो गया तो हाँ, तो वो भी क्लाइंट को ही बोलना। तो who has shifted the burden? Chroma has shifted the burden which was burden तो उसी के ऊपर ना, सरकार नॉक नॉक 18,000, नॉक नॉक 18,000, वो किसको देना था? क्रोमा को देना था। तो क्रोमा ने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए सर दर्द, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ, क्लाइंट से पैसे ले लेता हूँ। क्या यशस्वी के पास वो ऑप्शन था? मैं किसी और को, मैं अरे इसको बोल देती हूँ, उसको बोल देती हूँ, पॉसिबल है क्या? नहीं, वो उसी को देना पड़ेगा उसकी जेब से, डायरेक्ट टैक्सेस। क्रोमा में क्या होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपको वो बर्डन शिफ्ट कर देता है जो वो बिजनेसमैन होता है। द सेकेंड डिफरेंस ऑब्वियसली आपको आगे पता चलेगा। अगर आप ये सिनेरियो में देखते हो तो यहां पे कोई गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जिनकी खरीदी या बेची हो रही है, ठीक है ना। क्रोमा ने या तो कोई गुड्स या सर्विसेज दिया था और उसके ऊपर सामने वाले से वो जीएसटी कलेक्ट करता है कि हम आपको ये गुड्स दे रहे हैं, बदले में पैसे भी दे दो, हमारे जो अमाउंट है प्लस जीएसटी, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे बदले में ये, ठीक है ना। वैसे यहां पे कुछ गुड्स या सर्विस नहीं होता है, यहां पे इनकम होती है, एंड दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस इन द नेम ऑफ दिस टू एक्ट्स। इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स है, टैक्स है, टैक्स है इनकम पे, इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट। और दूसरा वाला जो अपना इनडायरेक्ट टैक्स है, जो उसका बेसिक मेन बात होने वाला है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। नाम से भी क्लियर हो गया, काम से भी क्लियर हो गया, बर्डन शिफ्टिंग भी समझ में आ गया, नॉक नॉक भी समझ में आ गया। फेयर इनफ। अब ये ऑरेंज डब्बे का जो पहला पॉइंट है, शांति से पढ़ना, इस पे अपनी बात हो चुकी है। इट इज जस्ट फॉर यू टू एब्जॉर्ब द नॉलेज फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट नहीं, ओनली फर्स्ट पॉइंट, बोथ साइड्स। डन है दोनों?
प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, एक बात करते हैं, रेट्स की बात करते हैं, हल्का फुल्का आइडिया देता हूं। 18% तो मैंने आपको बोला ही है। दिस 18% जीएसटी रेट वॉज ऑन द लैपटॉप। वैष्णवी सेड कि मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, पापा मम्मी या मेरी सेविंग या जो कुछ भी है, बट मैं अफोर्ड कर पाऊंगी या मेरे को लेना है, और लेना ही है यार, क्या करूँ, है जरूरत तो क्या करें, ठीक है हम थोड़ा सा अपने बाकी खर्चे कुछ कम कर लेंगे, बट आई वांट। शी वेंट एंड शी एक्चुअली प्लीडेड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड स्टाफ की, सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप रात का बिलिंग करवा दीजिए ना, शो कर दीजिए कि रात को सेल हो चुका है ये वो। सर नहीं मतलब नहीं मैम, सिस्टम वो नहीं होता है, आप नहीं होगा। तो ठीक है, इन्होंने कितना भी अपना बोला, पर वहां पे हुआ क्या, ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं, इनको कितना देना पड़ा, 18%। अच्छा ये फिर अपना जैक लगाना चालू, तुम मान नहीं रहे हो क्या, तुमको पता है मेरे मामा कौन है, कमिश्नर है, ठीक है, तुम मेरे को कम रेट लगाओ, ऐसा कुछ होएगा क्या। कमिश्नर, तुम मोदी जी का भी नाम लेगा तो भी वो लगने तो वाला ही ना रेट ना। चलो गया अंबानी, अनंत अंबानी, शादी हो रही है, ठीक है, स्टाफ को बोला मेरे सारे फेवरेट स्टाफ को एक एक लैपटॉप, टप 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 टप, आई वांट 1000 लैपटॉप्स, मेरे स्टाफ को लैपटॉप बांट दो मेरी तरफ से। शादी हो रही है, अनंत अंबानी, अंबानी बड़ा ऑर्डर दे रहा है, क्रोमा को बोल रहा 1000 लैपटॉप्स। क्रोमा क्या, मैं तो सीधा मैन्युफैक्चरर से ही बात कर लेता हूँ ना, जो डेल का लैपटॉप है, मैं एचपी का, मैं उससे, मैं एप्पल, हम क्या, अरे पागल है क्या, एप्पल चलना, आईपैड, ओके ना। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर इन अ कैटेगरी जिन पर लिखता है 18%। अनंत अंबानी अपने पैसे को धौस में बोलेगा, हमको तो 1000 चाहिए, हमको 10,000 पीसेस चाहिए, हमको कुछ कम करो। वो प्रॉफिट में उसमें रेट्स में कम करेगा, क्या जीएसटी रेट में कम हो सकता है क्या। जीएसटी रेट 18% है, 18% ही रहेगा ना। तुम बस में जाएगा और आगे तुम देखते हो कि सीट्स में ऐसा रहता है कि विमेन के लिए ये है, सीनियर सिटीजन के लिए इधर है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ऐसा है, तो उनके लिए सीट्स का अलॉटमेंट है, जीएसटी रेट का अलॉटमेंट नहीं है, टिकट सबका सेम ही रहता है। जीएसटी रेट जो लगता है उस पर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, वो उतना ही लगेगा। 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, वो उतना ही लगता है। रेट सबके लिए सेम है, रेट सबके लिए सेम है, वो पॉइंट रिग्रेसिव इन नेचर। टैक्स रेट सेम है, अब चाहे अनंत अंबानी जाए वो लैपटॉप खरीदने के लिए, चाहे वैष्णवी जाए। अब बस में चाहे शाहरुख खान ट्रैवल करे या आप ट्रैवल करो, जो टिकट है वो टिकट है, जो रेट है जीएसटी का वो रेट स्लैब सेम है, फिक्स है। अब चाहे कोई भी करे, अमीरी गरीबी वाला वहां पे डिफरेंस नहीं है। इनकम टैक्स में है, इनकम टैक्स में है। इफ यू आर अ पर्सन अर्निंग इनकम बिलो दैट लिमिट जो वहां पे टैक्स लगता है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, स्लैब बेनिफिट मिलता है। आपने भी पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्स में, डीटी में 2.5 लाख 3 लाख का स्लैब एंड ऑल दैट थिंग। फिर उसके ऊपर जाएगा तो 5%, फिर 5 लाख के ऊपर गया तो 20%, फिर उस तरीके से स्लैब होते हैं। और आगे 10 लाख के ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स लगता है। तो जितना आप हायर हायर जाते हैं उतना आपका टैक्स का रेट्स बढ़ने लगता है। ये होता है कब, जब आप बात करते हो डीटी की, डायरेक्ट टैक्स की, जहां पे टैक्स रेट्स होते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस होते जाता है, बढ़ते जाता है, जैसा जैसा आपका इनकम बढ़ेगा वैसा वैसा टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। हो सकता है इनको टैक्स रेट लग रहा है 10%, उनको लगेगा 20%, उसको लगेगा 30%, उसको लगेगा 40%, डिपेंडिंग आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इनकम कितनी है, ये कितना है, डिडक्शन क्या है, क्या कुछ नहीं है, उस तरीके से, ठीक है। लेकिन जीएसटी में भाई अगर सबके लिए 18% है तो सबके लिए 18%, अगर इस प्रोडक्ट पे 5% है तो फिर 5% है, फिर आप खरीदो, भगवान खरीदे, जो करना है खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्रेसिव मतलब टैक्स रेट बढ़ते जाएंगे, रिग्रेसिव मतलब इट रिमेन्स द सेम। पॉइंट नंबर 2, बोथ साइड्स। एवरीबॉडी कूल विद दिस, डन है। नीचे वाला पॉइंट तो नॉक नॉक तो हम लोग समझ ही लिया था। बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईटीटी। इसका पॉइंट नंबर 2 तो आपको समझ में आ ही गया फिर तो, नेचर। सेकेंड वाला जो मैं टिक मार रहा, अभी देखो, अभी तो पढ़ा, प्रोग्रेसिव इन नेचर है और वो है रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है जी। अब बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग आप रीड कर लीजिए पहले। ये भी आपको अभी बताया मैंने, ये लगता है गुड्स और सर्विस पे, और ये जो है वो लगता है इनकम एंड वेल्थ पे, ठीक है ना। सो लेवीड ऑन पर्सन्स इनकम एंड वेल्थ एंड इट इज पेड बाय पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जब हमने यहाँ पे यशस्वी वाला एग्जाम्पल बनाया था, और जहाँ पे हमने वैष्णवी वाले एग्जाम्पल को क्रिएट किया था, वहां पे हमने दिखाया था इनडायरेक्टली, जहाँ पे ये
पैसा दे देती है लैपटॉप के लिए क्रोमा को, और क्रोमा फिर जाके गवर्नमेंट को देता है। पहला वाला पॉइंट डन है। अच्छा, मेरा जो टीचिंग मेथड है उसमें देर इज इन्वॉल्व लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टूडेंट। कंट्रीब्यूशन इज दैट आई डोंट डू स्पून फीडिंग। मैं कॉन्सेप्ट देके हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि आप फेस करो वर्डिंग्स को, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, मैं अपने घर पे होऊंगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप होंगे, वो आपको रीड करने आना चाहिए। सो यू शुड हैव दैट नैक ऑफ फेसिंग द वर्ड्स ऑफ लॉ, लीगल वर्ड्स क्या होते हैं। तो मैं बड़े रॉ फॉर्मेट को स्क्रीन पे शो कर देता हूँ कि भिड़ो अभी इससे, एंड देन व्हेन यू आर रीडिंग लॉट मेनी नोट्स ऑन योर ओन, तो आपको लगता है अरे हाँ फेमिलियर हो गया। तो ट्रेनिंग आपकी यहीं पे हो जाती है। तो जब क्वेश्चन में फेमिलियर चीजें अनफेमिलियर देखते हो तो आपको रीड करने का पैटर्न पता होता है। फेयर इनफ। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे प्रोफेसर रीड्स एंड द अदर पर्सन इज जस्ट लिसनिंग टू इट, एंड आई गिव टाइम टू जस्ट रीड इट ऑन योर ओन। ये सही तरीका है, डन है। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। आप इंसिडेंस और इम्पैक्ट वाले पॉइंट को पढ़िए। यहाँ पे ये बात आपने देख लिया, ये आप समझ गए। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, असेसी हिमसेल्फ बेयर्स द टैक्सेस। इसके ऊपर मेरे को एक आपको पॉइंट कनेक्ट करवाना है। वो मेरे नोट्स में जो लास्ट लाइन था वो किधर तो डिलीट हो गया है, मैं बाद में शो करूंगा या नेक्स्ट क्लास में जब भी हम उठाएंगे। इसके ऊपर मेरी चर्चा थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रहेगी, ठीक है। एक अच्छी मेरे को बात बतानी थी, वो किधर लिखा हुआ था और हट गया, मैं उस करवा दूंगा उसको वापस। टैक्स इम्पोजिशन एंड टैक्स कलेक्शन। imposed and collected from the same person। यहां पे imposed on and collected from, ये अलग अलग है। collected from consumers of goods and services but paid or deposited by the assessee, ठीक है ना। तो आप एक बात समझो, जो लैपटॉप था उसमें इम्पोज किस पे किया था, कंज्यूमर पे। कलेक्ट किससे किया था, कंज्यूमर से। लेकिन सरकार के पास में पेमेंट करने के लिए कौन पहुंचा था, क्रोमा। यहां पे यशस्वी वाले एग्जांपल में इंपोज किया था इन्हीं से, कलेक्ट किया था इन्हीं से, पेमेंट करने भी ये गए थे, ठीक है ना। सो इम्पोज जब आप पे लगाया जाता है, कलेक्ट करने के लिए जब आपसे मांगा जाता है, पेमेंट कौन जाता है, नॉक 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 कौन है, यशस्वी वाले एग्जांपल में वो खुद है, और क्रोमा वाले एग्जांपल और इसमें है भले इम्पोज इन पे किया लेकिन नॉक नॉक कौन करता है, क्रोमा करता है, ठीक है ना। टैक्स इवेजन की बात अपनी हो चुकी है, आपको सॉरी हुई नहीं है बट मैं अभी अब बता दूंगा। बर्डन की बात हो चुकी है, मैं ये कहना चाह रहा था अबाउट बर्डन। बर्डन मैंने आपको बताया, डीटी में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, और क्रोमा वाले केस में क्रोमा ने अपना बर्डन शिफ्ट करके वैष्णवी पे डाल दिया था हमारे एग्जाम्पल में। टैक्सेबल इवेंट एक बहुत सुंदर चीज़ है, और एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। एग्जाम्पल वाला लास्ट पॉइंट ये है इनकम टैक्स का, और उसमें है आपको देखने को मिलता है जीएसटी और दूसरा कस्टम्स। अब जो हमारे पास में पॉइंट हो चुके हैं वो अब क्लियर है। दिस इज डन, ऑल दिस इज डन। टैक्स इवेजन पे बता देता हूं, क्या टैक्स इवेजन पॉसिबल है, वेरी वेल पॉसिबल। टैक्स इवेजन डेफिनेटली पॉसिबल है इनकम टैक्स में, क्योंकि चोरी करने के लिए किसी की रिक्वायर इसका पूछने का और कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। चलो इन्होंने तो अपना इनकम टैक्स दे दिया, मैं बात करता हूं मेरी। अच्छा, मेरी भी इनकम फॉर एग्जांपल सेम अमाउंट की हो रही है, 12 लाख रुपीस। अच्छा, मैंने एक बार इनसे फोन पे बात कर लिया, यशस्वी कितना तूने टैक्स पे किया, बोले मैंने तो यार 2 लाख भी दे दिया, मेरे को अभी भी वो दिल से उतर नहीं रहा, इतना बड़ा अमाउंट मैंने दे दिया, बट ठीक है देना तो पड़ेगा ही ना, मेरे को तो ये सब नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने बोला तेरे को कोई घर पे लेटर वेटर आया था, बोली नहीं मेरे को मेरा अंकल ने बोला नहीं नहीं ये सब बहुत झमेला रहता है फिर ये। मैंने बोला जब तक कोई पूछता नहीं तो फिर तो क्यों देने का है, तो बोली तेरे को जो करना है कर। अब मैं वो काइंड ऑफ पर्सन हूँ जिसको ऐसा लग रहा है कि जब कोई बोल नहीं रहा है, जब कोई देख नहीं रहा है, तो तुमको क्यों संत महात्मा बनना है। मैंने बोला ठीक है तू बन ले भगवान, मेरे को नहीं बनना, ओके। मैं टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। जब तक वो सिस्टम फाइंड आउट नहीं करता है, जब तक वो पॉपअप नहीं होता है, जब तक वो उनके सामने फ्लैश नहीं होता है कि ये यहाँ पे दिख रहा है भाई इनकम साले की बहुत ज़्यादा है लेकिन टैक्स नहीं पे कर रहा है, तब तक मैं नहीं पे करूंगा। क्या मैं टैक्स इवेजन कर सकता हूँ, पॉसिबल है, बहुत ईजिली पॉसिबल है, बहुत लोग करते हैं। अरे तुमको क्या लगता है ये बाजू में सड़क के यहाँ पे इतना मेंदोड़ा बेचता है, इसका इतना पैसा बनाता है, तुमको क्या लगता है ये इनकम टैक्स देता होगा। ये पूरा कैश में पैसा होता है, कैश में आया वही कैश में खर्चा उर्चा कर दिया, किधर किधर आपने देखा होगा वो रेड वेड होता है तो मस्त इनके घर में इधर इसके नीचे उसके नीचे चटाई के नीचे और पलंग के अंदर सब कुछ रहता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजों में वो शो ही नहीं करते, बैंक में आएगा ही नहीं तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। अच्छा फ्लैश कैसे होता है यार, सिस्टम के थ्रू होता है, सिस्टम के थ्रू तो फ्लैश ही नहीं हो रहा है क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट ही नहीं करते, बोला बैंक में डाल देंगे तो दिख जाएगा, बैंक में डालेंगे ही नहीं।
ठीक है ना। दूसरा है लाइफस्टाइल से पता चल जाता है, इफ यू गॉट अ गुड लाइफस्टाइल तो वो हाईलाइट होने लगता है, भाई क्या है, फिर कोई इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये वही गाड़ी वाड़ी लेके घूमते हैं, स्पोर्ट्स कार लेके घूमते हैं, तो पता चला कि भाई टैक्स तो पे ही नहीं कर रहे। ओके, सो आपने लाइफस्टाइल भी कवर अप कर लिया, सब कुछ कवर अप कर लिया, तो काफी सारी चीजें जिससे बच जाता है। बट मुझे बताओ, तुम टैक्स इवेजन करने, अगर मैंने अभी वैष्णवी वाले एग्जाम्पल में बोला था, क्या टैक्स इवेजन करना पॉसिबल है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि टैक्स इवेजन करने के लिए अब आपको उस पर्सन को मनाना पड़ेगा जो अल्टीमेटली आगे पे करने के लिए जाता है। तो अगर वैष्णवी को 18,000 बचाने हैं तो वो खुद के मन से नहीं कर सकती ना, तो पहले तो खुद के मन को समझाओ, और खुद के मन को समझाओ तो फिर सिस्टम में लूप ढूंढो ऐसा व्यक्ति जो ये काम करने के लिए राजी है। यार मेरे को लैपटॉप दे देना बिना जीएसटी के, चल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ जुगाड़ करके देते हैं। तो यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन, एंड इन दैट केस मुझे बताओ ऐसा कौन सा इंसान होगा जो बिजनेस करना भी चाहता है और चोरी भी करना चाहता है। बोला यार मेरे को मेरा बिजनेस करना है, ठीक है, मैं बिजनेस से कमा लूंगा, क्योंकि अगर चोरी चकारी होगा तो मेरा ये धंधा पानी है, ये बंद हो जाएगा, ये लैपटॉप बेचना या ये करना, दिस इज माय मेन बिजनेस। और ये फालतू सा 18,000 रुपये बचाने के लिए, 2-5 हज़ार बचाने के लिए मेरा जो मेन बिजनेस है मुझे खराब नहीं करना है यार। क्रोमा विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पॉइलिंग देयर ब्रांड नेम विद जस्ट बिकॉज एक पर्सन को बोल रहे कि हमको लैपटॉप नहीं चाहिए। हाँ, हमसे नहीं होगा, आपको जहां देखना है आप देख लीजिए, हमसे नहीं होगा। तो आपको टैक्स इवेजन के लिए दूसरे वाले पर्सन का ये लगेगा कि जब तक वो हाँ बोले तब तक आप उसको आगे बढ़ो। सो टैक्स इवेजन क्या पॉसिबल है? देखो पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं पॉसिबल है, बट इट इज हार्डली पॉसिबल। सी देयर आर पर्सन जो आप अरेंजमेंट करो, क्यों नहीं हो सकता है? आप अरेंजमेंट अगर निकाल पा रहे हो तो हो सकता है। अरे यार आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे हो जाएगा ना, आप बोलो ना, सब करते हैं, ठीक है हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, अच्छा ऐसा करते हैं ना, क्यों आपका पूरा 18,000 बचा दे, हम क्या संत महात्मा है क्या? आप एक काम करो, अगर आप क्रोमा के पास जाओगे तो कितना दोगे? 1,18,000। एक काम करो, मेरे को 1,05,000 दे दो, फिर आप जीएसटी वीएसटी वो आप छोड़ दो, वो आप छोड़ दो, आपको लाख रुपए तो वो लोग भी ले रहे हैं, ये मैं भी लेता हूँ, 5,000 मेरे को मेरे जेब में चाहिए, ठीक है ना। सरकार का भला करके फायदा किसका ही हुआ है? ठीक है, वो मैं अपने जेब में 1,00,000 रखने की जगह मैं अपने जेब में 1,05,000 रख देता हूँ। सो वो आपको, तो ये वैष्णवी बोलेगी फिर भी मेरे 13,000 तो बच गए ना। सो इन दैट थिंग इट विल बी पॉसिबल, यू विल हैव टू फाइंड दैट पर्सन जो कि आपको जल्दी से, इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी करने वाले लोग जल्दी से आपको नहीं मिलते। ये पूरी बातें थी। अब आपका एकमात्र पॉइंट बचा है, सुंदर सा पॉइंट है, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट, व्हाट इज दैट इवेंट? कब होगा ये, कब होगा? तो यहां पे बोला जब आप इनकम कमाओगे, नहीं नहीं, जब आप टैक्सेबल इनकम कमाओगे। अगर मैं एग्रीकल्चर करता हूं, एग्रीकल्चर करने से जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है, तो जब आप एग्जेम्प्ट इनकम कमाते हो, क्या ट्रिगर आएगा? क्या इनकम टैक्स की ट्रिगर आएगी? नहीं। जब आप टैक्सेबल इनकम कमाते हो तब वो शूट अप हो जाएगा सीधा सीधा, देन आपको ट्रिगर में आ जाएगा इनकम टैक्स। और यहां पे कब ट्रिगर होगा? सप्लाई सप्लाई सप्लाई, ये आपने पढ़ा होगा जब आपने किया था अपना टीवाई ग्रेजुएशन लेवल पे। सप्लाई, गुड्स या सर्विस का अगर सप्लाई होता है तब ट्रिगर हो जाएगा, तब उस केस में आपको देखने को मिलेगा जीएसटी। क्या ये पूरा पॉइंट डन है? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट पे बात हो जाएगी, बट क्या अब तक ये पॉइंट डन है? फेयर इनफ। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारी क्लास कितने बजे तक है? 10, राइट? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सी दिस इज व्हाट, हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने वाले, ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन की तरह होता है। अल्टीमेटली मेन तो अभी इसके आगे चैप्टर चालू होगा, इट इज़ जस्ट टू क्रिएट द बेसिस फॉर यू। एंड यहाँ पे जो आप टीवाई तक आए हो अपने 11th और 12th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम क्रैक करते करते, वही हेड पॉइंट मसाला आपको लिखना होता है। ओके, एग्जाम में क्या ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस है? बहुत रेयर, बहुत रेयर। जो भी डेटा होगा वो आगे के चैप्टर्स में आएगा, फर्स्ट चैप्टर में मॉड्यूल में सारी चीज़ें तो उसमें डाली हुई है, ताकि अगर कभी बोला जाता है कि जस्ट राइट डाउन 5 फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको लिखना पड़ेगा, जबकि इसके चांस एग्जाम में आने के हार्डली 1% टाइप से, ठीक है, आया तो आया, उसके लिए आपको कोई रट्टा नहीं मार रहा है, आप अपने हिसाब से लिख लोगे। ओके, बात करते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। डोंट यू थिंक मैंने, अच्छा ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या, ये जो फीचर्स हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स के हैं, ठीक। और एक पेज पे आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है फीचर्स ऑफ जीएसटी। ओके,
फीचर्स ऑफ जीएसटी, ये एकदम और ड्रिल डीप हो जाएगा और ये इन जनरल है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। पहला बात तो आपको क्लियर कर ही दिया, ये तो अंदर का मसाला पढ़ ही सकते हो, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है भाई साहब। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक टाइम था जब सरकार इसके ऊपर बहुत कम अमाउंट आंक करके बैठी थी, लेकिन आज की तारीख में इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, बहुत सुपर रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स ही कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा इनफैक्ट 50 जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है उसमें से 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% सरकार को रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स ला करके देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और इनकम टैक्स उतना नहीं लाता है जितना जीएसटी की आज इतना रेवेन्यू मिल जाता है गवर्नमेंट को। टैक्सेस होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, इट इज लेवीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई और मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चर या फिर परचेज और सेल और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन के ऊपर भी हमने बात कर ली है, आप इसको फटाफट से रीड कर लीजिए। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। अच्छा सुनो मेरी बात समझो, ये डायरेक्ट पिंच का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मेरे को ना यहाँ पे इस तरीके से है कि मैंने अभी आपको वो मदर और वो बेबी वाला पॉइंट बताया था ना, तो अब जब डीटी की बात करते हैं तो डायरेक्ट जब इंजेक्शन लगाए तो मुझे ही दुखता है, लेकिन जब चिंटू लोग का बात होता है तो वो छोटू जो एकदम बेबी न्यूबॉर्न वाला उसको वहां पे ये हो रहा है तो मदर को दुखता है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ना देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट पिंच, ठीक है ना, इनडायरेक्ट होता है, ओके, उस तरीके से। तो क्रोमा को वहाँ पे कोई पिंच ही फील नहीं होता है क्योंकि क्रोमा बोलता है भाई जो होगा दुख उनको होगा, मैं तो उनसे 18,000 लेके देने वाला हूँ। सो डायरेक्ट पिंच क्रोमा को नहीं होता है, अदर पर्सन को होता है। तो ये मदर वाले कॉन्सेप्ट में आपको इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलता है, रीड करो ये। सेलर डज नॉट परसीव अ डायरेक्ट पिंच ऑफ टैक्स, मतलब क्रोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि क्रोमा ने इट इज रिकवर्ड फ्रॉम बाय हिम फ्रॉम द बायर, हमारे एग्जाम्पल में बायर वैष्णवी, एंड देन दिस अमाउंट इज पेड बाय क्रोमा टू द गवर्नमेंट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम वैष्णवी के एंगल पे बात करें, सिंस इट इज इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द गुड्स द अल्टीमेट पेयर पेज इट विदाउट नॉलेज। अब आप इस बात से वाकिफ और मेरे से बात ये pays it without knowledge that he is paying any tax to the government। देखो ये पॉइंट ना अभी आप बोल रहे हो कि हाँ हाँ मेरे को याद आ रहा है, बट जब आप बस में ट्रैवल करते थे क्या आप ये दिमाग में लेके चलते थे अरे यार मम्मी सुबह मैंने 2 रुपए का जीएसटी पे कर दिया मेरे को पिंच हो रहा है, बिकॉज यार 6 रुपए की टिकट है यार जाने दे। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आप बोलोगे अरे क्योंकि आपको पता है, बट अब तक मैंने आपको बोला ना बचपन से, चलो बचपन से कितना चीज आपने कंपास बॉक्स लिया, ये लिया कैमलिन का रबर और वो सारी चीजें, दैट प्राइस विचएवर वो पेंसिल के पीछे भी लिखा हुआ है 3 रुपए का पेंसिल है 10 रुपए का पेन है, इट इज इनबिल्ट, वो 10 रुपए की पेन के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। आपको पता भी नहीं है कि आप जो स्टेशनरी ले रहे थे अपनी पढ़ाई के लिए उसमें जीएसटी इंक्लूडेड था, ये तो अब मैंने बताया तो आपको पता चला, ठीक है। सो द अल्टीमेट कंज्यूमर उसको भी पता नहीं है, वो अननोइंगली टैक्स पे किए जा रहा है, जो मैंने आपको बोला कि आप बचपन से टैक्स पे कर रहे हो, जब से आप पैदा हुए हो, हर कोई पे कर रहा है। इन्फ्लेशनरी इन नेचर, ये प्राइस बढ़ा देता है ना, एक रात पहले जो लैपटॉप 1 लाख का था अब दूसरे दिन क्या हो गया 1,18,000 का हो गया। तो बोला जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इट प्रोमोट्स इन्फ्लेशन, उसकी वजह से ना प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि उसमें टैक्सेस के अंदर जुड़ जाती है तो वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है ना। इंक्रीजेस ड्यू टू लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दस इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इट प्रोमोट्स इन्फ्लेशन। वाइडर टैक्स बेस, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इसके नेट में आते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बोला ना एवरी कॉमन मैन ट्रैवल्स इन बस ट्रेन, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट केस में वो पेमेंट करता ही है। एवरी देखो 2 स्पेक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बट अगर आप ऐसे सड़क पे देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे स्पेक्स, और स्पेक्स जब भी आप किसी उस जाओगे तो आप देखोगे उसका प्राइस आप भले बिल अगर आपको शो करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि यार 1200 का चश्मा था उसमें 300 रुपया जीएसटी और 1500 वैल्यू हो गया, ठीक है, या जो भी है। तो घड़ी हर कोई आप देखोगे पहने का, तो ये सारी कमोडिटीज के ऊपर जीएसटी लगता ही है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं जीएसटी वाला, इनडायरेक्ट टैक्स वाला, बट नॉट एवरी पर्सन इज पेइंग इनकम टैक्स, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम स्लैब के नीचे है, इनकम है स्लैब के नीचे, और अगर इनके घर की बात करें, उनके घर की बात करें तो अर्निंग मेंबर आर ओनली 5, दैट मींस बाकी के 5 आर नॉट पेइंग टैक्स, इनकी इनकम ही नहीं है। इनके घर में भी ओनली 2% आर अर्निंग इनकम, बाकी के इनकम ही नहीं है, तो उनके ऊपर तो इनकम टैक्स ही नहीं है।
लेकिन मुझे बताओ, क्या इनके घर के पांचों के पांच मेंबर जीएसटी पे कर रहे हैं इंडिविजुअली? यस, मतलब वो शेल आउट तो कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज। कपड़ा पहन रहे हैं, बैग्स है, कुछ चीजें हैं, तो वो हर एक व्यक्ति उनके घर में कुछ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, और वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते वक्त वो जीएसटी तो पे कर रहा है, लेकिन घर का हर मेंबर इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा है। यहां पे भी घर के दसों के 10 मेंबर कपड़े पहन रहे हैं, घड़ी है, ये है, बैग है, अरे कमोडिटीज है, बेसिक कमोडिटीज। सो टू व्हेन दे आर कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी, दे आर सेलिंग दैट अमाउंट टू द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस। पेन वाले को पेन के लिए पैसे दे दिया, बुक वाले को उसके लिए दे दिया, टिकट ले लिया, वो कर लिया, ठीक है। तो वो सारी चीजों में वो सारे के सारे टैक्स पे कर रहे हैं। वाइडर टैक्स बेस, इनके घर के दसों के 10 मेंबर पे जीएसटी लग रही है, इनके घर के पांचों के पांच मेंबर पे जीएसटी लग रही है, लेकिन क्या इनके घर के दसों के 10 पे इनकम टैक्स लग रहा है? नहीं, सिर्फ पांच पे। पांच में भी अगर वो स्लैब के नीचे अगर कोई है पार्ट टाइम करते, तो इतना तो है ही नहीं, स्लैब के नीचे है जो कुछ भी है बच गए, यहां पे भी स्लैब के नीचे है बच गए, ठीक है ना। और वाइडर टैक्स बेस होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, बहुत सारे लोग इसके नेट में आते हैं। रिग्रेसिव इन नेचर, इस पे तो अपनी विशेष चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। ये आपको अमीर गरीब सभी लोग को एक लाइन में रख करके आगे बात करता है। रीड कर लीजिए फटाफट से, रिग्रेसिव इन नेचर, वाइडर टैक्स बेस, सही है। अच्छा जी, प्रोमोट्स सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इसका ना लॉजिक बड़ा फनी है, ठीक है। ये बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स सोशल वेलफेयर प्रमोट करता है, उसका रीजन ऐसा है, इसकी भाषा पढ़ोगे ना आपको बहुत हंसी आएगी, ठीक है। मैं जब उसको लॉजिक बताऊंगा तो हंसी आएगी। ये क्या बोलते हैं मालूम है, हम क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है ना कि ये सिगरेट और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स, हैवी टैक्सेस लगा देते हैं, ठीक है। और हैवी टैक्स लगा करके उसको इतना महंगा कर देते हैं कि सामने वाला बोलता है अरे बाप रे, इतना टैक्स लग रहा है, इतना महंगा हो गया, अब तो मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा, अब तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। और जैसे जैसे हम लोग हैवी टैक्स लगाते जाएंगे, लोग उससे हाथ दूर कर लेंगे, बोलेंगे हम अब सिगरेट नहीं पीते क्योंकि सिगरेट बहुत महंगी हो गई है। ऐसा होता है क्या? फालतू जैसा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये लोग अपने हाई टैक्सेस लगाने को ये अपना रीजन देते हैं, ये अपना तर्क रखते हैं कि हम लोग ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं लोग अपने आदतें छोड़ दे। अबे साले झूठ बोलना बंद कर, ठीक है। गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, दबा के टैक्स लगाया जाता है ये सारी चीजों के ऊपर, और दबा के यहाँ पे टैक्स कमाया जाता है, ठीक है ना। तो ये लोग हम बोल रहे हैं, आप इसको रीड करो, मैं वापस थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। दिस नॉट ओनली कंट्रोल्स देयर कंजम्पशन, अच्छा कंट्रोल कंजम्पशन भी हम लोगों से कंट्रोल करवा लेंगे, एंड बट ऑल्सो इनेबल्स द स्टेट टू कलेक्ट सब्सटैंशियल रेवेन्यू, तो ताकि स्टेट भी अच्छा खासा पैसा कमा लेगी और लोग सिगरेट पीना भी बंद कर देंगे, दारू पीना भी बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, फालतू बातें हैं। इनफैक्ट मैं जब भी क्लास में, ये मतलब भरी हुई क्लास होती है तो और मजाक मस्ती होती है, सो दिस इज जस्ट डेमो के लिए आपका रखा है। वैसे एक बैच ऑन गोइंग है, जिसको अभी आपको जैसे आप लोग का क्लियर हो जाएगा जो कुछ भी है, तो 1 और 2 डेज में रेगुलर बैच में आपको पुट कर दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पे और भी क्राउड होगा। सो उस केस में जब पूरी क्लास होती है तो वो इतना मस्ती वो लोग करते हैं, तो फंडा वहाँ पे ऐसा होता है, मैं उनको बोलता हूँ कि ये जो आप 31 दिसंबर को बोलते रहते हो ना, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, ये आप फालतूगिरी करते हो। वहां पे बिक रही है दारू, और दारू पे लगा के सरकार इतना दबा के टैक्स दे रहे, तुम बोल रहे हो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। गवर्नमेंट की उधर काउंटिंग चालू है, मशीन लगाया हुआ है नोट गिनने की, ट्र पैसा गिन रहे हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि हर कोई वहां पे पार्टी वार्टी कर रहा है, क्लब अब है, दारू बिक रही है, सिगरेट बिक रहा है, और उस पर बहुत अमाउंट का बहुत बड़ा टैक्सेस होता है, जिसको मैं आगे शायद वापस से उठाऊंगा, लेकिन अब ये मुद्दा अगर आया हुआ है तो अभी बता देता हूँ। शायद ये आगे वापस आने वाला है, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ। अल्कोहल पे, अल्कोहल पे देर इज अ वूपिंग टैक्स ऑफ 150%, 150%, 150%। लैपटॉप पे कितना बोला था? 18%। वहां पे परसेंट कितना है? 150%। 100% कम होता है, मतलब सेम टू सेम। मतलब अगर मान लो 10,000 का प्रोडक्ट है, तो 10,000 के प्रोडक्ट के ऊपर 100% टैक्स, मतलब 10,000 के प्रोडक्ट पे 10,000 का टैक्स। तो आप खरीदने जाओगे तो आपको 20,000 में पड़ेगा। दारू पे कितना है? 150%।
मतलब अगर 10,000 का आपने बोला कि हमको ये वाला अल्कोहल चाहिए, ये 10,000 वाला महंगा वाला चाहिए, ये पार्टी है, बहुत सारे दोस्त आने वाले घर पे, तो वो 10,000 की दारू के लिए आपको 150% टैक्स, मतलब 15,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका जो बिल बनेगा वो 25,000 का बनेगा। ठीक है, तो आपने जो 25,000 वो वाइन शॉप वाले को दिए भी, वो वाइन शॉप वाला अपनी जेब में रखेगा 10, लेकिन बाकी के 15,000 देगा गवर्नमेंट को। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि आप 31 दिसंबर को अरे काका हैप्पी न्यू ईयर, अरे ताई हैप्पी न्यू ईयर, अरे पापा हैप्पी न्यू ईयर, तुम हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे, सरकार का उधर नोट गिनने का मशीन चालू है उधर पूरा उस तरीके से। सो वो पॉइंट पे ठीक है। सो हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स। हालांकि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता, जिसपे हम लोग आगे जाकर के बात करने वाले हैं। अल्कोहल पे अभी भी पुराने वाले टैक्स लगते हैं, दिक्कत होगी जो भी होगी, इसको आगे वाले पॉइंट पे हम लोग कवर अप कर लेंगे। मेरे को बताओ आपको ये वाले पॉइंट्स पूरे क्लियर हो गए क्या? ये वाला डन है। बात करें इसकी सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। पहले क्या होता था ना, पुराने में, मतलब जीएसटी के पहले जो पुराने टैक्स थे, वहां पे प्रिंसिपल जो था वो ये था, वो था ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन 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 ओरिजिन। महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री है जहां पे लैपटॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ठीक है, और एक फैक्ट्री है तमिलनाडु में है। ठीक है, और एक फैक्ट्री है गुजरात के अंदर है। ये 3 स्टेट्स में वो फैक्ट्रीज है, बहुत टाइम से, 15-20 साल से। पुराने सिनेरियो में ऐसा होता था कि ये लैपटॉप जहां पे ओरिजिन हुआ है, जहां पे बना है, जहां पे इसका वो चालू है प्रोडक्शन, बेसिकली यहां से बना है, वो वाला स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। रेवेन्यू मतलब पैसा, पैसा मतलब भाई वो टैक्स का कलेक्शन किस सरकार को मिलेगा। अब यहां पे ना एक बात आप समझ लो, इनकम टैक्स का पूरा पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, बात करूं केंद्र सरकार जिसको आप बोलते हैं, और बात करूं इसकी जीएसटी की, तो यहां पे आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेन मोदी जी, उनको जाता है आधा पैसा, और आधा पैसा स्टेट्स को जाता है। महाराष्ट्र को जाएगा, महाराष्ट्र का हिस्सा सीएम एकनाथ शिंदे जी, जो यहां के सीएम। तो दिक्कत यह थी कि अगर लैपटॉप महाराष्ट्र में बन रहा है, लैपटॉप महाराष्ट्र में बन रहा है, तो उस लैपटॉप के ऊपर जो 18,000 का जो भी टैक्स है, मैं जीएसटी नहीं बोल रहा हूं, टैक्स बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि पहले वैट था, अभी ये है वो है, तो मैं एक बार के लिए बोल रहा हूं कि उस लैपटॉप पे अगर 18,000 का जो टैक्स है, वो टैक्स किसको मिलेगा? तो एक हिस्सा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मेन केंद्र सरकार, और दूसरा हिस्सा कौन से स्टेट को जाएगा? तो बोला महाराष्ट्र। कहां पे ओरिजिन, कहां पे हो रहा है, लैपटॉप बना कहां पे, कहां से ये ट्रांजैक्शन चालू हुआ? महाराष्ट्र। आप कंज्यूम करने वाला जो लड़का है, जो लड़की है, या जो भी कंज्यूमर है, वो अगर महाराष्ट्र का, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो जो कंज्यूमर है वो एमपी, मध्य प्रदेश का है, वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल का है, वो कर्नाटका का है, राजस्थान का है, तो ये सारे डेस्टिनेशन या कंजम्पशन वाले स्टेट्स हैं। लेकिन पुराना लॉ जो था वो ये बोलता था, पुराना लॉ जो था वो ये बोलता था कि ओरिजिन स्टेट को पैसा मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ, उस लैपटॉप पे 18,000 का जीएसटी है, 18,000 का टैक्स है, आधा किसको जाएगा? सेंट्रल। बाकी आधा कौन से स्टेट को जाएगा? महाराष्ट्र। तो डोंट यू थिंक जहां पे फैक्ट्रीज है, जहां पे बिजनेसमैन है, जहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहां पे पूरा हब है, जैसे महाराष्ट्र मुंबई फाइनेंशियल हब, तो जहां पे ज्यादा बिजनेसेस हैं, वही मेन है, वही ट्रांजेक्शन को चालू कर रहे हैं, तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और मोस्ट केसेस में आधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा। तो मुझे बताओ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा पैसा होगा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ज्यादा फैक्ट्री, ज्यादा ऑफिस, ज्यादा सब कुछ ओरिजिन यहीं पे हो रहा है। अब अगर वहां पे कोई लड़का कैलकाटा में बैठ करके वो लैपटॉप खरीद रहा है, क्या कैलकाटा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी रेवेन्यू मिलेगा इस ट्रांजेक्शन में? नहीं। क्या एमपी, मध्य प्रदेश कुछ भी मिलेगा? क्या राजस्थान को मिलेगा? कुछ भी नहीं। तमिलनाडु में भी मैंने बोला फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, तो मुझे बताओ जितने भी लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, भले कंजम्पशन किसी भी स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन उसका आधा पैसा सेंट्रल, और आधा पैसा कौन से स्टेट को? तमिलनाडु।
दूसरे केस में, तीसरे केस में गुजरात मैंने बोला था। तो ये 3 स्टेट्स ही तो रिच 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 होते जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन यू सी एट टाइम्स डिस्पैरिटी व्हेन यू गो टू सम अदर स्टेट। यार वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो अपना मुंबई में, क्या रोड्स है ये, बिकॉज मुंबई महाराष्ट्र द स्टेट गवर्नमेंट इज रिच, state government can afford making those flyovers, state government can afford making those huge roads। एट टाइम्स जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वो फील नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में उसका पैसा कितना है। एंड दैट इज द रीजन आप देखते हो स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा झगड़ा होता है, भाई हमको हमारा हिस्से का फंड चाहिए, मेरे को महाराष्ट्र में हॉस्पिटल्स बनाने का है, मेरे को महाराष्ट्र के रोड्स अच्छे चाहिए, हमारा बजट है, हमको भी तो ये चाहिए ना। तो हमारा हमेशा केंद्र सरकार से ये होता है, भाई हमारा पैसा एलोकेट कितना हो रहा है। फेयर इनफ। अब यहां पे ना, तो ऊपर जब मोदी जी ने देखा जीएसटी आने के पहले, तो बोला यहां पे तो फिर बाकी स्टेट का तो प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें यूपी उत्तर प्रदेश का, बिहार का बात करें, तो वहां पे तो फिर ये हब्स ही नहीं है, फैक्ट्रीज ही नहीं है, वहां पे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही नहीं है। तो फिर जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे जहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, जहां पे मोर ओरिजिन हो रहा है, वही वाले स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन टू क्लोज दिस इंटायर डिस्कशन, टू क्लोज दिस इंटायर डिस्पैरिटी, हम लोग लेकर के आ गए भाई साहब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हमने बोल दिया कहानी चेंज, जीएसटी आ रहा है और जीएसटी की क्वालिटी है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब से अगर लैपटॉप बनाया जाएगा कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता, वो लैपटॉप कंज्यूम कहां पे हो रहा है, वो लैपटॉप का कस्टमर कहां पे। कैलकाटा में है क्या, आधा जीएसटी 9,000 कौन सी गवर्नमेंट को, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल। वो जो लड़का उसको कंज्यूम कर रहा था लैपटॉप को, वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है, फिर आधा किधर जाएगा, सेंट्रल, दूसरा आधा किधर जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन महाराष्ट्र बोला अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वो जो लड़का मिस वैष्णवी ये तो मुंबई की है, ये अगर कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है, फिर आधा तो सेंट्रल और दूसरा आधा किसको, महाराष्ट्र, बिकॉज कंजम्पशन वाला करने वाला व्यक्ति अब महाराष्ट्र का ही है कोइंसिडेंटली। लेकिन फंडा आपसे ये है कि भाई आधा पैसा जिस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा वो वाली स्टेट गवर्नमेंट होगी जहां पे कंजम्पशन हो, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, जहां पे उस ट्रांजैक्शन का डेस्टिनेशन है ना कि ओरिजिन है। क्या ये पॉइंट एकदम कड़क क्लियर हो गया है, पक्का। एंड दूसरा भाई साहब हमारे देश ने ड्यूअल जीएसटी मॉडल निकाला है, मतलब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट। जब भी टैक्स लगेगा आधा सेंटर आधा स्टेट, ठीक है, ठीक है। अब आप ना थोड़ा सा ऊपर आइए मेरे लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं, ऊपर। अब आप बोलेंगे सर हम जब इंट्रा स्टेट पढ़े थे ना, तब हम देखे थे कि सी और एस होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और जब इंटर स्टेट होता है ना तो आईजीएसटी लगता है। और सर हमको तो क्लास में पढ़ाया था, कोचिंग क्लास में, कि आईजीएसटी मतलब पूरा पूरा पैसा किसको जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जा रहा है। तो वहां पे तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप क्या यहाँ पे फालतू पढ़ा रहे हैं, आपका डिग्री बेकार है, बेकार नहीं है, ठीक है। There was a problem, and to find out the solution to that problem, government came with this concept. अब समझना, नेक्स्ट 5 मिनट। ये एक किस्सा समझो। अब ये थोड़ा सा ना समझने में आपको हैवी जाता है, मैं कोशिश करूंगा, इसलिए वो कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में ना मेरे को 2-3 घंटे एक पूरा प्रॉपर सेट में चाहिए होते हैं। लेट मी फर्स्ट क्रिएट एन एग्जाम्पल फॉर यू। इस तरीके से आप बात समझो, ये एक इंसान है, ठीक है, और इस व्यक्ति के लिए कुछ ट्रांजैक्शन का इनवर्ड आउटवर्ड सिनेरियो आपको समझना होगा।
आईटीसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे, तो मेरे लिए दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। ये व्यक्ति जब भी कोई चीज़ें खरीदता है तो इसके लिए इनवर्ड सप्लाई हो जाती है। ओके, ये इनवर्ड है। ओके, और यही व्यक्ति जब आगे कुछ सप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा इसके लिए आउटवर्ड। ठीक है, अब इनवर्ड आउटवर्ड की बात करते हैं तो ऐसे समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने गुड्स खरीदे थे 1 लाख के और उसके ऊपर जीएसटी लगी थी 18%, मतलब 18,000। ठीक है, और यही जब पर्सन आगे टैक्स पे करने वाला है तो पहले इसने ट्रांजैक्शन को क्रिएट इस तरीके से किया कि अब ये आगे बेचते वक्त इसकी वैल्यू रखता है। कैलकुलेटर लाए हो, नहीं तो फोन में कर लो, जो भी है। मेरे को यहाँ पे फिगर बताओ। अगर इसने आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख करके बोला कि मैं तो इसको सेल करूंगा 1,40,000 में, रेट स्टैंडर्ड रखेंगे 18%। 1,40,000 पे 18% कितना बताया? 25,200। ओके, अब आप एक बात समझो, एक बात समझो। ये जो व्यक्ति है इसका कहना गवर्नमेंट को ये है कि सर मेरी एक बात समझो, जब ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, ये प्रोडक्ट खरीदते वक्त मैंने आपको 18,000 का जीएसटी दिया था। तो अब जब ये मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइबिलिटी है 25,200 ये मुझे आपको देना है, दिस इज माई लाइबिलिटी। लेकिन आप एक बात चेक करिएगा, जब मैंने आगे ट्रांजैक्शन चालू किया था तब आपको मैंने ऑलरेडी 18,000 दे चुका हूं। तो मेरी लाइबिलिटी नो डाउट 25,200 है, लेकिन वो 25,200 की लाइबिलिटी को मैं इस तरीके से पे ऑफ करूंगा। मेरी लाइबिलिटी 25,200 की है और प्लीज 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 सर मुझे आईटीसी अलाउड कर दीजिए। आईटीसी 18,000 का मैं माइनस करूंगा ना तो उसके बाद में मेरी नेट ऑफ लाइबिलिटी जो बनेगी वो 7,200 की होगी, कॉल्ड एज नेट टैक्स लाइबिलिटी। क्या ये पॉइंट आप समझे? पक्का? तो मैं सरकार को बोल रहा हूं मुझे देना है 7,200, प्लीज मुझे पहले वाले का आप बेनिफिट दे दीजिए। सरकार ने बोला ठीक है। तो अब जितने अमाउंट सरकार के पास में पहुंच चुके हैं वो यहां पे हाईलाइट कर देते हैं। सरकार के पास में 18,000 पहुंचा था, हाँ। क्या अब सरकार के पास में एडिशनली 7,200 पहुंच रहा है? हाँ। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। अब आगे और एक पर्सन है, ये पर्सन ने जब इनवर्ड लिया ट्रांजैक्शन को, इसी ट्रांजैक्शन को आगे, तो मुझे बताओ इसको बिल में कितना जीएसटी लग के आया था? 25,200। अच्छा, ये तो जब इनवॉइस ले रहा है तो इनवॉइस में तो लिखा हुआ है ना 25,200, तो इसके लिए इनवर्ड सप्लाई जो था वो था 1,40,000 का प्राइस, 1,40,000 रखा था ना हम लोगों ने, और उसके ऊपर 18% का जीएसटी, मतलब इसकी इनवर्ड पे 25,200 इतना जीएसटी लग चुका है। अब जब ये आगे आउटवर्ड सप्लाई करेगा तो इसकी आउटवर्ड पे जो भी इसने अपना ट्रांजैक्शन बनाने की सोची है, अब इसकी आउटवर्ड पे अज्यूम करते ये 2 लाख रुपए बोल रहा है कि मैं सेलिंग प्राइस रखूंगा 2 लाख, उसके ऊपर 18%, मतलब ये अपना ट्रांजैक्शन बना देगा 36,000 का, इसका जीएसटी लाइबिलिटी बनेगा। और ये भी बोल रहा है कि मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी भले ही 36,000 है, लेकिन मैंने उस पर्सन से परचेज करते वक्त वहां पे मैंने 25,200 का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो इसका मुझे आईटीसी दे दो, ये मैं आईटीसी माइनस करूंगा 25,000 का 25,200, और जो बैलेंस होगा कितना होगा यहाँ पे 10,800 शायद। ओके, इतना मैं नेट पेमेंट करने वाला हूं। इन शॉर्ट ये जो व्यक्ति है इसको इनवर्ड वाले साइड का आईटीसी मिलेगा। जब इनवर्ड वाले साइड का आईटीसी मिलेगा तब जाकर के ये चीजों को एडजस्ट कर पाएगा, इसके लिए टैक्स लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, आईटीसी मिलना, आईटीसी पाना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हालांकि मैं इसके डिस्कशन को वापस से अच्छे से उठाऊंगा, लेकिन आईटीसी मिलना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब यहीं पे आपकी बात इस तरीके से समझो
कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का फंडा जो यहाँ पे आपको बताना है, कोशिश करके आज की क्लास में इसको खत्म करने का देखूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगा। सीजीएसटी में आईजीएसटी का फंडा में जो आपको बोला था, इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। अब आप एक बात समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर ट्रांजैक्शन एक इंट्रा वाला है, महाराष्ट्राई वाला है, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, आधा पैसा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। लेकिन जब मैं आईजीएसटी का वाला ट्रांजैक्शन करता हूं, तब दिक्कत क्या होती है कि मैं वो ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं कर पाता हूं। अब दिक्कत इसमें क्या होती है, अगर एक बिजनेसमैन है, वो यहां पे मुंबई में है, ओके, ये है अपने लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक बिजनेस पर्सन है यहां पे जो कि पंजाब में है। ये पर्सन सेलर है, ये पर्सन रेसिपिएंट है, ठीक है। यहां पे जब भी ट्रांजैक्शन होगा, तो ये ट्रांजैक्शन में टैक्स आपके हिसाब से होता है आईजीएसटी। लेकिन एक बार के लिए क्यों ना हम ऐसे बात करें कि इस केस में ट्रांजैक्शन में टैक्स होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि आपने बोला था आधा आधा, तो अगर मैं आधे आधे के पॉइंट में जाऊं तो तकलीफ हो जाएगी। तो यहां पे मुंबई वाला पंजाब के साथ में जब ट्रांजैक्शन करेगा, तो उससे 18,000 रुपीज का जो जीएसटी लेगा, ठीक है, 18,000 का जीएसटी। अब मुंबई वाले के पास में 18,000 का जीएसटी आया है, अब ये 18,000 का जीएसटी किसके पास में जमा करेगा? रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, और दूसरा, क्योंकि कंजम्पशन पंजाब में हो रहा है, तो दूसरा हिस्सा जाना चाहिए पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को, ओके। तो यह पंजाब वाला व्यक्ति अपनी स्टेट गवर्नमेंट को जानता है और पंजाब वाला व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को जानता है। सिमिलरली मुंबई महाराष्ट्र वाला जो व्यक्ति है, वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जानता है, और दूसरा वो जानता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो हम लोग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, अब उस हिसाब से अगर एरो मार्क करके बताऊं, तो सप्लायर ने रेसिपिएंट पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को, पंजाब वाले व्यक्ति को कुछ गुड्स बेचे हैं। डेस्टिनेशन के हिसाब से अगर मैं हाइलाइटर आपको दे दूं, तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेट है, ये डेस्टिनेशन स्टेट हो जाएगा। रेवेन्यू मिलना चाहिए तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, और एक हिस्सा जो मिलेगा वो सेंटर को मिलेगा यहां पे, ठीक है। ये लॉजिक है। आधा पैसा सीजीएसटी इधर जाना चाहिए, डोंट यू थिंक, और आधा पैसा एसजीएसटी इधर जाना चाहिए, डोंट यू थिंक, बिकॉज कंजम्पशन हो रहा है पंजाब में। अब होगा क्या, मुंबई वाले ने उसको पंजाब वाले को गुड्स दिए थे, पंजाब वाले ने वैष्णवी वाले ट्रांजैक्शन की तरह ही सिमिलर लाइंस पे उसने पेमेंट किया, और पेमेंट के टाइम पे इस तरीके से हुई बात, और ये भाई साहब ने यहाँ पे ये पेमेंट करी। अमाउंट में हम लिख देते हैं 1 लाख, और आगे 18,000। इसी तरीके से बनाया था हमने भी वैष्णवी वाले में। अब ये 18,000 में से 9,000 तो यहां पे दे देगा, बट दूसरा 9,000 इसको आइडियली देना चाहिए जा करके पंजाब को। ये डॉटेड लाइन जो मैंने बना के यहां पे इस तरीके से बनाया, ये इस तरीके से होना चाहिए। ये जो येलो लाइन देखा अभी आपने, आधा पैसा किधर? सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा आधा किधर? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट। बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर एक व्यक्ति महाराष्ट्र का है, तो वो महाराष्ट्र वाला या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जानता है, या फिर वो अपने ऊपर अपने स्टेट गवर्नमेंट को जानता है। अगर ये व्यक्ति महाराष्ट्र वाला पंजाब को जाकर के बोलेगा ना, ये लो 9,000 रुपया, तो वो बोलेगा, पंजाब वाला गवर्नमेंट बोलेगा, आप कौन हो भाई? हम तो पंजाब वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं, हमारा कंट्रोल उन लोगों पे जो कि पंजाब में रहते हैं।
ठीक है, तो हम आपको जानते नहीं हैं। जैसे आप अगर आपका घर का लाइट बिल है, आपका लाइट बिल अगर आप भरने जाओगे तो आपको लाइट बिल के आपका अकाउंट नंबर बताना पड़ता है, ठीक है ना, ये अकाउंट नंबर, ठीक है, गैस बिल, लाइट बिल, इस तरीके से। तो आप रजिस्टर्ड हो वो अपने लाइट बिल वाला, जो आपका गैस बिल वाला जो भी कंपनी है, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, नाम और नंबर है आपका। सिमिलरली ये व्यक्ति, ये सब रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास में, इसके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जा सकता है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के पास में। और इस गड़बड़ में अगर ये ऐसा ना करते हुए, पंजाब वाले के पास में ना जाते हुए, बोला भाई हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, हम तो चले जाएंगे अपने ही स्टेट गवर्नमेंट के पास में, हम अपनी ही स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे 9,000 रुपीज का SGST। मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, मैं पंजाब के पास जा रहा हूं तो पंजाब ले नहीं रहा है, मैं फिर एक काम करता हूं महाराष्ट्र के पास जाता हूं, अच्छा मैं जिसको जानता हूं मैं तो उसी के पास जाऊंगा ना। तो ये पंजाब वाला बोल रहा ठीक है तेरे को जो करना है कर। तो ये पैसे अब मुझे बताओ, ये पैसे किसके पास पड़े? महाराष्ट्र। ये पैसे किसके पास है? महाराष्ट्र। क्रेडिट किसको चाहिए? क्रेडिट अभी बताया ITC किसको चाहिए? पंजाब वाले व्यक्ति को। अब पंजाब वाला व्यक्ति मांग रहा है ITC, 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 ITC चाहिए। जब वो ITC मांगने जाएगा तो CGST का ITC तो उसको CGST सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएगा, लेकिन जब वो पंजाब वाली गवर्नमेंट के पास में जाएगा बोलने के लिए कि सुनो सुनो, मेरा इन्वर्ट के टाइम पे ना मुंबई वाले से मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था, उसने मेरे 9,000 जमा किए होंगे आपके पास में, उसका मुझे क्रेडिट दे दो। अभी आपने ITC वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ना मेरे साथ में, मेरे को ITC चाहिए, मेरे को ITC दे दो। एंड पंजाब इज लाइक हमको कहाँ मिला 9,000, हमारे पास है ही नहीं, देखो हमारे पास कोई 9,000 नहीं है। बोला अरे मेरा अभी बात हुआ था उधर, उसने उसने पैसे दिए इधर। बोला हाँ, हमको तो नहीं दिए, बात करते हैं। बात किया, बोला मैंने महाराष्ट्र में देके रखा है। बोला अरे यार आपने महाराष्ट्र में दिया हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है अगर हमारे पास में पैसा आया होगा तो हम आपको क्रेडिट दे पाएंगे, ITC तब मिलेगा जब पैसा हमारे पास में आया होगा। पैसा पंजाब के पास में आया क्या? नहीं। पैसा किसके पास में है? महाराष्ट्र के पास। जब इसको पूछा जाता है तो बोलता है मैं क्या करूं, मैं पंजाब गवर्नमेंट के पास गया था, उन लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने झक मार के किसको दे दिया? महाराष्ट्र। बोला अरे यार ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट का झगड़ा हो जाएगा, एक काम कर यार, एक काम कर, एक काम कर, खत्म कर कहानी, तू भाई तू कुछ मत कर, तू कुछ मत, ये भी छोड़ दे, एक काम कर, ये बड़ा सा अमाउंट लिख इधर, इसको बोल दे 18,000। तेरे पास GST कितना आया था? 18। इसको एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा नाम दे दे IGST। तू झगड़ा खत्म कर, मेरे को ना ये दोनों लोगों से बात ही नहीं करना है। उधर बोल रहा हूं तो वो महाराष्ट्र चिल्ला रहा है, इधर बोल रहा हूं तो पंजाब, ये हमारे सर दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, हमको तो सब मानते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सब, उसकी तो सब सुनते हैं, ठीक है, वो तो किसी के साइड में नहीं है। पूरा पैसा किसको दे दे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या नाम से? IGST। लेकिन तुम बताओ, दिल में तुमको ये बात तो पता है ना कि इसका बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि अपने देश में कौन सा कॉन्सेप्ट है? ड्यूअल GST, आधा आधा जो भी होगा बंटवारा करके खाएंगे। और ये भी तुम जानते हो कि हु इज द डिजर्विंग स्टेट? यू नो द डिजर्विंग स्टेट, विच इज द डिजर्विंग स्टेट? पंजाब। क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? पंजाब। ठीक है, जो आपकी बात है, दिल की बात है, वही होगा। हम लोग ये काम करेंगे, अपने पास में रखेंगे अपना 9,000, और जो बाकी का 9,000 है हम उस डिजर्विंग स्टेट को दे देंगे। ये पीछे से छुपके से बैकडोर काम कर लेंगे, इसको दे देंगे IGST, अपने पास रख लेंगे CGST। ये काम हम लोग पीछे से करेंगे, ये काम करते वक्त हम किसी को कुछ भी बताएंगे नहीं, पब्लिक को बोल देंगे कि भाई साहब आप IGST पे करो, निकलो। बट डू यू थिंक IGST इज द सोल्यूशन? क्या IGST ऐसे होगा? नहीं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा? नहीं। कॉन्सेप्ट कौन सा है? ड्यूअल GST। क्या इसका बंटवारा होगा? हाँ होगा। क्या यह बात लिखी हुई है? हाँ। कहां लिखी हुई है? एक्ट में। कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का गणराज्य, ड्राफ्टेड बाय BR अम्बेडकर जी। हालांकि वो तो जब थे उन्होंने उसकी मेन वाली ड्राफ्टिंग की थी, फिर चेंजेस आते रहते, क्योंकि GST तो अब आया, तो अम्बेडकर जी तो पहले लिखे थे, तो उसको हम अकॉर्डिंगली चेंजेस करते रहते हैं। हमारे लिए पूरे देश का सबसे बड़ा जो मेन लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। उसके अंदर जो बातें लिखी है भाई वो एकदम सटीक बातें हैं। उसमें इस तरीके से बोला गया कि GST जब आएगा तो बंटवारा कर देंगे, हम दोनों लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल जाएगा। लेकिन झगड़ा झगड़ी में इस बात को हम आज ही क्लियर कर देते हैं
कि यहाँ पे उस स्टेट गवर्नमेंट को धन दिया जाएगा जहां पे डेस्टिनेशन है। अब उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी रास्ता आप निकालिएगा, बैक डोर पे प्लीज 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 उसका बंटवारा करके उस डिजर्विंग स्टेट के साथ अन्याय मत होने देना, उसका आप बैकडोर में कैलकुलेशन कर लेना। तो क्या आप ट्रेडर्स को, कॉमन मैन को, इंसान को, बिजनेसमैन, क्या उसको इसमें घसीटा जा रहा है? क्या नहीं, बोला भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप एक काम करो, आईजीएसटी देके खत्म करो, इसका बंटवारा डेफिनेटली होगा, वो हो जाएगा बैकडोर पे। यहां पे आपकी कहानी इस तरीके से होती है। आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स. IGST was introduced because there was a problem to implement the dual GST model, and to implement the dual GST model we came with a temporary solution called by the name of IGST. It is a temporary phenomena, and you have learned the concept for a temporary phenomena. You do not know the backdoor work of it. The backdoor is टेम्पररी के बाद में उसको वो पूरे डब्बे को तोड़ा जाता है। अपन कैसे बचपन में पिगी बैंक बनाते हैं, ये पिगी बैंक वाला काम है। फिर वो डब्बे को फोड़ा जाएगा, फिर उसमें से पैसे निकाल करके पीछे बंटवारा, ये उसका, ये उसका, ये उसका, उसका, उस तरीके से वो काम होता है। सर क्या ये प्रैक्टिकली होता भी होगा? अरे हाँ भाई, तुमको क्या लग रहा है, ये जो लैपटॉप अगर तुम ऑनलाइन से अमेजोन से ऑर्डर करेगा तो तुमको तो जरूरी कि महाराष्ट्र से ही आ रहा है, कोई और इससे आ रहा है, ठीक है? तो कहां से आया है, तुम कहां पे हो, एंड नाउ यू आर कंज्यूमिंग स्टेइंग इन महाराष्ट्र। वो लैपटॉप जहां से आया था वो दिल्ली का था, इसमें था आईजीएसटी। तो तुमको क्या लग रहा है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ये दिख नहीं रहा है कि हमारे महाराष्ट्र के लोग कितना ऑर्डर करते हैं? तो अगर इतना सारा ऑर्डर आता है तो ये आधा जीएसटी अपने को पर्टिकुलरली उस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसकी बहुत अच्छे से कैलकुलेशन होती है। ये रहा आपके सामने ड्यूअल जीएसटी मॉडल का कॉन्सेप्ट। फटाफट से रीड कर लो। हम लोग ये दोनों लगाएंगे साइमल्टेनियसली, सेंटर भी लगाएगा, स्टेट भी लगाएगा। जब ट्रांजैक्शन, ये तो आप बचपन की बातें हैं, बचपन मतलब आपका वो ग्रेजुएशन लेवल के टाइम पे आपने पढ़ा था। इंट्रा होगा तो लगेगा सी प्लस एस, और अगर वो यूटीजीएसटी है तो फिर वहां पे सी प्लस यूटीजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है तो लग जाएगा आईजीएसटी। लेकिन एडवांस में आपने बात कर लिया और आपने समझ लिया कि भाई साहब बंटवारा तो होके ही रहेगा। सेंटर विल लेवी एंड एडमिनिस्टर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सेंटर क्या क्या चीजों का ध्यान देगा, अब मैं आपको एक हाइलाइटर दे देता हूं येलो कलर का। तो सेंटर किन किन चीजों का ध्यान देगा? सेंटर सीजीएसटी का भी ध्यान देगा और सेंटर आईजीएसटी का भी ध्यान देगा। और पिंक कलर से हाईलाइट करके बता देता हूं कि रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो अपना एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का ध्यान देंगे, ठीक है ना? सेंटर सीजीएसटी भी देखेगा और आईजीएसटी का बंटवारा भी वो बैकडोर पे कर लेगा। सर क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन को भी किया जाता है जीएसटी में? आंसर इज यस। इंपोर्ट विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई, एक बात सिंपल समझो, इंटरस्टेट सप्लाई बोलेगा तो बॉर्डर क्रॉस होना। ये बॉर्डर है महाराष्ट्र का, ये टेरिटरी के बॉर्डर क्रॉस हो गया मतलब इंटरस्टेट हो गया। मतलब महाराष्ट्र में गुड्स अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो इंटरस्टेट हो गया, महाराष्ट्र में गुड्स अगर कर्नाटक से आ रहे हैं तो इंटरस्टेट हो गया, महाराष्ट्र से गुड्स दिल्ली जा रहे हैं तो भी इंटरस्टेट हो गया, महाराष्ट्र से गुड्स अगर कर्नाटक जा रहे हैं तो भी इंटरस्टेट हो गया। सर दिल्ली और कर्नाटक का क्या बात है, आप दुबई और कनाडा का क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्यों? महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस होके सिर्फ दिल्ली ही जा सकता है क्या? नहीं, महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस होके सीधा दुबई भी तो जा सकता है। महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस होके सिर्फ कर्नाटक क्यों जाएगा? कनाडा नहीं जाएगा, कैलिफोर्निया नहीं जाएगा, जा सकता है। सो अगर महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, फिर चाहे दिल्ली से आए या दुबई से आए, ये महाराष्ट्र के लिए इंटरस्टेट सप्लाई है। महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके चाहे कर्नाटक जाए, चाहे कनाडा, कैलिफोर्निया जाए, ये इंटरस्टेट है, क्योंकि महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस हो गया मतलब खत्म, खलास, फिनिश, इंटरस्टेट सॉर्टेड। Our in GST, export will be treated as zero rated supplies, और जीरो रेटेड सप्लाईज पे आपको आईजीएसटी नहीं लगती, क्योंकि ये तो आप जानते भी हो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का हमेशा से सरकार का यहाँ पे पॉइंट रहता है। आईटीसी आपको मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एकदम तबाही लेवल का कॉन्सेप्ट है। वहां पे मैं जहां पे इसके ऊपर तगड़े से बात करता हूं, आज फटाफट से थोड़ा सा वो मेरे को लूप में खत्म करना था, चीजें बताना था आपको, आईजीएसटी वाला कॉन्सेप्ट।
आईटीसी नहीं मिलेगा तो भाई बिजनेसमैन परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा मेजर चंक का जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है जब उसको आईटीसी मिलता है। आईटीसी नहीं मिलेगा तो पगला जाएगा वो, इतना बड़ा इंपैक्ट है इस पूरी जीएसटी एक्ट के अंदर। अगर सतरंगी और सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंस अगर किसी को है, प्रैक्टिकली भी, एग्जाम्स के लिए भी, दुनियादारी के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, वो सबसे ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तबाही लेवल का कॉन्सेप्ट है, चाहे फिर इंटर लेवल हो, चाहे फाइनल लेवल हो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ हो, प्रैक्टिकल एग्जाम सिनेरियो हो, उसमें भी आईटीसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है बॉस। अगर मेरे को आउटवर्ड देना, पूरा पूरा पैसा देने जाऊंगा मर जाऊंगा, मैं बोलूंगा सर इनवर्ड के टाइम का मेरे को क्रेडिट तो दो, वो मिल जाएगा, तो अगर इनवर्ड का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो क्या आईटीसी मिलता है? यस, यहाँ पे आपको बढ़िया आईटीसी मिलता है। रजिस्टर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी ऑफ इनपुट टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, और उसको वो एडजस्ट कर पाता है, एडजस्ट अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी अलग अलग हैं, आपको रेट पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में आपको तैयार दिया जाता है। एंड इट इज नॉट अबाउट इंटर लेवल एग्जाम्स, अगर आप फाइनल में भी हो तो रेट आपको क्वेश्चन में लिखे जाते हैं कि ये रेट है। रेट कभी भी ना सीए में, ना सीए में, ना सीएस में, कहीं किसी को नहीं पढ़ना है, कोई भी लेवल पे नहीं पढ़ना है, कुछ कभी रेट किसी को नहीं पढ़ना है। रेट आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, हालांकि वैरायटी आपको पता होनी चाहिए, ये है, इस तरीके से सारे रेट्स आपके होते हैं। और पान मसाला ये सारी चीजों के ऊपर आपको सेस नाम का एक अमाउंट भी देखने को मिलता है, जो कि जीएसटी कंपेंसेशन सेस होता है। आपने उसको टीवाई लेवल पे ख्याल उसको देखा नहीं होगा, बट ये भी एक चीज आपको देखने को मिलती है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल पे हमने बात कर ली है। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशंस एंड वन नेशन वन टैक्स, इसके ऊपर मुझे पॉइंट उठाना है, नेक्स्ट लेक्चर में उठा लूंगा। इट इज राइट 10 o'clock एंड आई एम क्लोजिंग योर क्लास फॉर टुडे। डन है?